सोचो एग्जाम में एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आता है और आपको समझ ही नहीं आता कि कोड स्टार्ट कहां से करें। इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम कंप्यूटर साइंस को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के चैप्टर को डिटेल में कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक और कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स और नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। ओके, सो ये है हमारा आज का प्लान। हम स्टार्ट करेंगे ये समझने से कि प्रोग्राम्स आखिर क्रैश क्यों होते हैं। फिर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को आराम से समझेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक को मास्टर करेंगे। फिर बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आखिर में कुछ कॉमन एरर्स डिस्कस करेंगे, जिससे आप एग्जाम्स में गलती ना करें। इससे आपकी फाउंडेशन बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हमारे प्रोग्राम्स अचानक से बंद क्यों हो जाते हैं। इसके पीछे दो मेन विलन्स हैं। देखो, प्रोग्राम में दो मेन तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। एक है सिंटैक्स एरर, जो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ग्रामर यानी उसके रूल्स की गलती है। ये ऐसी गलती है जैसे इंग्लिश में आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। और दूसरा है एक्सेप्शन, जिसको हम रन टाइम एरर भी कहते हैं। ये तब आता है जब कोड का सिंटैक्स तो बिल्कुल ठीक है, पर जब वो चलता है तब कोई लॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है। ये देखो, एक क्लासिक सिंटैक्स एरर का एग्जाम्पल। यहां प्रिंट फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस मिस हो गए हैं, मतलब हमने पाइथन के ग्रामर रूल्स को फॉलो नहीं किया। इसलिए इंटरप्रेटर ने प्रोग्राम को रन करने से पहले ही, यानी पार्सिंग के टाइम ही एरर दे दिया। ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। और ये हैं एक्सेप्शंस। यहां देखो, कोड सिंटैक्स के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई ग्रामर की गलती नहीं है। लेकिन जब प्रोग्राम चला यानी एग्जीक्यूट हुआ तो वो क्रैश हो गया। जैसे पहले केस में हम 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे में एक ऐसा वेरिएबल var यूज कर रहे हैं जिसको पहले डिफाइन ही नहीं किया गया है, और तीसरे में एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर को जोड़ रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है। ये सारे लॉजिकल एरर्स हैं जो रन टाइम पर पकड़े जाते हैं। अब इन रन टाइम क्रैशेस से प्रोग्राम को बचाने के लिए पाइथन हमें एक सुपर हीरो यानी एक बहुत ही पावरफुल टूल देता है। इसे कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। चलो देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले ये एक्सेप्शन आखिर है क्या। सिंपल शब्दों में ये एक पाइथन ऑब्जेक्ट है जो एक एरर को रिप्रेजेंट करता है। जब भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम कोई गड़बड़ होती है, पाइथन एक एक्सेप्शन रेज करता है। बेसिकली वो हमें सिग्नल देता है कि हे, यहाँ कुछ गलत हो गया है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग एक टेक्निक है जिससे हम इन एरर सिग्नल्स को कैच कर लेते हैं। इसका फायदा यह है कि हमारा प्रोग्राम अचानक से बंद नहीं होता। हम उस एरर को ग्रेसफुली हैंडल कर सकते हैं। जैसे यूजर को एक आसान सा मैसेज दिखा दिया कि आपने गलत इनपुट दिया है, प्लीज दोबारा ट्राई करें। चलो, अब हम इसका मेन हथियार यानी ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक को डिटेल में समझते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक है। इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है। हम ट्राई कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद एक कोलन, और फिर इंडेंटेड ब्लॉक में हम वो कोड रखते हैं जो रिस्की है, मतलब जिसमें एरर आने का चांस है। उसके ठीक नीचे एक्सेप्ट ब्लॉक होता है। अगर ट्राई ब्लॉक में कोई भी एरर आता है तो कंट्रोल सीधा एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाता है। इस स्लाइड पर एग्जीक्यूशन फ्लो को ध्यान से समझो। स्टेप 1 में पाइथन ट्राई ब्लॉक की लाइंस को एक एक करके चलाना शुरू करता है। अगर, जैसा स्टेप 2 में है, सारी लाइंस बिना किसी एरर के चल गईं तो एक्सेप्ट ब्लॉक को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन अगर स्टेप 3 वाली सिचुएशन आती है और किसी लाइन पर एरर आ जाता है तो ट्राई ब्लॉक का बाकी का कोड स्किप हो जाता है और कंट्रोल इमीडिएटली एक्सेप्ट ब्लॉक पर जंप कर जाता है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, इससे और स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएगा। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा। अब इस कॉन्सेप्ट को एक एक्चुअल बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड बोर्ड लेवल क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे साफ साफ कह रहा है कि यूजर से 2 नंबर्स लो, उन्हें डिवाइड करो और 2 स्पेसिफिक एरर्स को हैंडल करो। पहला वैल्यू एरर और दूसरा जीरो डिवीजन एरर। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी अप्रोच एकदम सिंपल रहेगी। सबसे पहले सोचो कि एरर कहां कहां आ सकता है। इनपुट लेते वक्त वैल्यू एरर आ सकता है अगर यूजर नंबर ना डाले, और डिवाइड करते वक्त जीरो डिवीजन एरर आ सकता है अगर दूसरा नंबर 0 हो। तो इस पूरे रिस्की कोड को हम ट्राई ब्लॉक में डालेंगे और फिर हर एरर के लिए एक अलग एक्सेप्ट ब्लॉक लिखेंगे। चलिए अब कोड देखते हैं। इमेजिन करो ये कोड हम बोर्ड पर लिख रहे हैं। सबसे पहले हम ट्राई ब्लॉक शुरू करेंगे। इस ब्लॉक के अंदर हम वो सारा कोड रखेंगे जिसमें गड़बड़ हो सकती है। इस केस में 2 चीजें रिस्की हैं। पहला, यूजर से इनपुट लेकर उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना, और दूसरा, उस इनपुट को डिवाइड करना। यहाँ फर्स्ट 2 लाइंस में हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं और उसे इंट फंक्शन से इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं।
आप सोचो, अगर यूजर ने नंबर की जगह कोई टेक्स्ट जैसे ABC एंटर कर दिया तो इंट ABC फेल हो जाएगा। जैसे ही ये फेल होगा, पाइथन यहीं पर एक वैल्यू एरर रेज करेगा और कंट्रोल सीधा नीचे एक्सेप्ट वैल्यू एरर वाले ब्लॉक में भेज देगा। अगर यूजर ने दोनों इनपुट ठीक से दे दिए, मानो 10 और 0, तो पहली 2 लाइंस आराम से चल जाएंगी। लेकिन जैसे ही कंट्रोल तीसरी लाइन पर आएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू 10/0, पाइथन को पता चलेगा कि ये मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, तो वो यहीं पर एक जीरो डिवीजन एरर रेज करेगा। इसके बाद की प्रिंट स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी और कंट्रोल सीधा एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर वाले ब्लॉक पर चला जाएगा। चलो अब इस कोड का एक क्विक ट्राई रन करके देखते हैं 3 केसेस के लिए। केस 1, इनपुट है 10 और 5, कोई एरर नहीं आएगा, ट्राई ब्लॉक पूरा चलेगा और आउटपुट आएगा रिजल्ट इज 2.0। सिंपल। केस 2, इनपुट है 10 और 0, डिवीजन के टाइम जीरो डिवीजन एरर आएगा, कंट्रोल सीधा एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर वाले ब्लॉक में जाएगा और आउटपुट होगा कैन नॉट डिवाइड बाय 0। केस 3, इनपुट है 10 और 5, पहली ही लाइन में जब हम 10 को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे वैल्यू एरर आएगा, कंट्रोल एक्सेप्ट वैल्यू एरर ब्लॉक में जाएगा और आउटपुट आएगा इनवैलिड इनपुट। तो देखा आपने कैसे एक ही कोड बिना क्रैश हुए अलग अलग एरर्स को हैंडल कर रहा है। अगर ये लॉजिक समझ आ गया है तो ऑनेस्टली आपका कोडिंग स्ट्रांग हो रहा है। इसी तरह कंटिन्यू रखो। अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और यूज केस समझ आ गया है, तो चलिए अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स और इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस देखते हैं जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स में अक्सर करते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें से वैल्यू एरर, टाइप एरर और इंडेक्स एरर बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। हमने वैल्यू एरर और जीरो डिवीजन एरर तो देख लिया। टाइप एरर तब होता है जब आप गलत टाइप के डेटा पर ऑपरेशन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक स्ट्रिंग 10 को एक इंटीजर 5 से ऐड करने की कोशिश करना। और इंडेक्स एरर तब आता है जब आप लिस्ट या स्ट्रिंग के ऐसे इंडेक्स को एक्सेस करते हो जो है ही नहीं। जैसे अगर एक लिस्ट में 3 एलिमेंट्स हैं और आप 5th एलिमेंट मांग रहे हो। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनसे आपको बचना है। स्टूडेंट्स अक्सर ट्राई या एक्सेप्ट के बाद कोलन लगाना भूल जाते हैं या फिर ब्लॉक के अंदर कोड को ठीक से इंडेंट नहीं करते। पाइथन में इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी है। गलत इंडेंटेशन से इंडेंटेशन एरर आता है। एक और लॉजिकल गलती है बहुत जेनेरिक एक्सेप्ट एक्सेप्शन का यूज़ करना। इससे स्पेसिफिक एरर्स का पता नहीं चलता और बग्स को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। हमेशा स्पेसिफिक एक्सेप्शंस को हैंडल करना एक बेहतर प्रैक्टिस है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए ही नहीं, ये रियल वर्ल्ड में हर जगह यूज होता है। जब भी आप किसी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हो और फ़ोन नंबर की जगह गलती से अपना नाम डाल देते हो, तो जो एरर मैसेज आता है कि प्लीज़ एंटर अ वैलिड फ़ोन नंबर, वो बैकएंड में इसी एक्सेप्शन हैंडलिंग के लॉजिक से हैंडल होता है ताकि वेबसाइट क्रैश ना हो। तो हमेशा याद रखो, एक अच्छा प्रोग्राम सिर्फ वो नहीं है जो सही इनपुट पर चलता है। एक अच्छा प्रोग्राम वो है जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस और गलत इनपुट्स को भी ग्रेसफुली एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ हैंडल करता है ताकि यूजर का एक्सपीरियंस खराब ना हो। तो इस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट्स, सिंटैक्स और कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लियर कर ली। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क, सोचिए कि हमारे डिवीजन वाले प्रोग्राम में और क्या एरर आ सकता है और उसे आप कैसे हैंडल करेंगे। अपना आंसर कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम रिसोर्सेज जैसे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आपको और चैप्टर्स का रिवीजन चाहिए तो चैनल को फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सोचो एग्जाम में एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आता है और आपको समझ ही नहीं आता कि कोड स्टार्ट कहाँ से करें। इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम कंप्यूटर साइंस को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम फाइल हैंडलिंग चैप्टर को डिटेल में कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक और कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ। और हाँ, अगर आपको इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स और नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पिन कॉमेंट में दिया हुआ है। ओके, तो चलो देखते हैं आज का हमारा रोड मैप क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये फाइल्स हैं क्या और इनकी ज़रूरत ही क्यों है। फिर हम एक्चुअल कोडिंग में जाएंगे, फाइल को ओपन करना, उसमें लिखना और उससे पढ़ना। उसके बाद हम एक प्रॉपर बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन उठाएंगे और उससे लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे। और एंड में मैं आपको वो कॉमन गलतियां बताऊंगा जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं ताकि आपके मार्क्स ना कटें। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। फाइल्स आखिर हम यूज ही क्यों करते हैं? मतलब जब डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास वेरिएबल्स हैं तो फिर एक अलग से फाइल का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? इस क्यों को समझना बहुत जरूरी है, इससे आपका पूरा फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। देखो, जब भी आप पाइथन का कोई प्रोग्राम रन करते हो, आप वेरिएबल्स बनाते हो, जैसे x = 10 या name = अमन। ये सारा डेटा ना आपके कंप्यूटर की रैम में यानी टेम्पररी मेमोरी में स्टोर होता है। और टेम्पररी का मतलब क्या है? जैसे ही आपका प्रोग्राम बंद हुआ, पूफ, सारा डेटा गायब, रैम बिल्कुल साफ हो जाती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर हमें डेटा को हमेशा के लिए परमानेंटली सेव करना है तो कैसे करें? और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एक फाइल।
सिंपल शब्दों में फाइल आपकी हार्ड डिस्क पर एक जगह है जिसका आपने एक नाम दे दिया है, और इस जगह पर आप डेटा को परमानेंटली हमेशा के लिए स्टोर कर सकते हो। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप अपने नोट्स एक नोटबुक में लिखते हो ताकि आप उसे बाद में भी पढ़ सको। कंप्यूटर बंद हो, प्रोग्राम बंद हो, आपका डेटा फाइल के अंदर बिल्कुल सेफ रहता है। अब फाइल्स भी ना मेनली दो तरह की होती हैं। पहली होती है टेक्स्ट फाइल, जिसके अंदर प्लेन ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे आपकी txt फाइल या इवन आपकी पाइथन की .py फाइल। इसे आप नोटपैड में खोलोगे तो आपको सब कुछ साफ साफ पढ़ने में आएगा। दूसरी होती है बाइनरी फाइल, जिसमें कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, जैसे इमेजेस, ऑडियो या वीडियो। कभी एक इमेज फाइल को नोटपैड में खोल के देखना, आपको अजीबोगरीब सिंबल्स दिखेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। बट टेंशन नहीं लेनी है, हमारे क्लास 12 के सिलेबस में पूरा फोकस सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स पर है। चलिए थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं असली काम पर। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि पाइथन कोड से फाइल को ओपन कैसे करते हैं, उसमें डेटा लिखते कैसे हैं और उससे डेटा वापस पढ़ते कैसे हैं। किसी भी फाइल पर कोई भी काम करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो है उसे ओपन करना। इसके लिए पाइथन हमें एक फंक्शन देता है ओपन। ओपन का सिंटैक्स बहुत सिंपल है। हम लिखते हैं ओपन और इसको दो चीज़ें बताते हैं। पहला, फाइल का नाम जैसे myfile.txt, और दूसरा मोड, यानी आप फाइल को किस काम के लिए खोल रहे हो, रीड करने, राइट करने या कुछ और। ये फंक्शन बेसिकली आपके प्रोग्राम और हार्ड डिस्क पर पड़ी फाइल के बीच में एक कनेक्शन, एक ब्रिज बना देता है। ओके, अब मोड्स को ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मेन मोड्स हैं, R मतलब रीड, W मतलब राइट और A मतलब अपेंड। R मोड सिंपल है, फाइल को सिर्फ पढ़ने के लिए खोलता है। W मोड फाइल में लिखने के लिए है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा डेंजर साइन है। अगर आपने W मोड में फाइल खोली और उसमें पहले से कुछ डेटा था तो वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, फाइल पूरी खाली हो जाएगी। इसीलिए सेफ ऑप्शन है A मोड यानी अपेंड। ये पुराने डेटा को डिलीट नहीं करता, बल्कि नया डेटा फाइल के एंड में, आखिर में जाकर जोड़ देता है। ठीक है, अब एक प्रो टिप, जब भी आप कोई फाइल ओपन करते हो ना, तो काम खत्म होने के बाद उसे क्लोज करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप क्लोज करना भूल गए तो आपका डेटा करप्ट हो सकता है। इससे बचने का सबसे बेस्ट और प्रोफेशनल तरीका है विद स्टेटमेंट। आप लिखते हो विद ओपन x एज f और इस ब्लॉक के अंदर अपना सारा कोड लिखते हो। इसका जादू ये है कि जैसे ही आपका कोड इस ब्लॉक से बाहर निकलता है, पाइथन आपके लिए फाइल को ऑटोमेटिकली आराम से क्लोज कर देता है, कोई टेंशन ही नहीं। चलो, फाइल ओपन हो गई W अथवा A मोड में। अब लिखना कैसे है? 2 मेन मेथड्स हैं। अगर आपको सिर्फ एक स्ट्रिंग लिखनी है तो आप यूज करोगे f.write। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रिंग्स की एक पूरी लिस्ट है और आपको सारी लाइंस एक साथ फाइल में लिखनी है, तब आप यूज करोगे f.writelines। इसके एंड में s है, याद रखना, क्योंकि ये मल्टीपल लाइंस के लिए है। चलो अब इस कोड को लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहली लाइन, हमने lines_to_write नाम की एक लिस्ट बनाई। इसके अंदर 2 स्ट्रिंग्स हैं। एक चीज नोटिस करो, हर स्ट्रिंग के एंड में /n लगा है। ये न्यू लाइन कैरेक्टर है। ये पाइथन को बताता है कि एक लाइन लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन से शुरू करना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरी लाइन, यहां हम विद स्टेटमेंट का यूज करके myfile.txt को राइट मोड W में ओपन कर रहे हैं। तीसरी लाइन और फाइनली हम f.writelines को अपनी पूरी लिस्ट यानी लाइंस टू राइट दे रहे हैं। ये फंक्शन लिस्ट से एक एक स्ट्रिंग उठाएगा और फाइल में लिख देगा। ठीक है, लिखना तो सीख लिया, अब फाइल से डेटा पढ़ना कैसे है? इसके लिए भी 3 मेन फंक्शंस हैं। f.read पूरी की पूरी फाइल का कंटेंट एक झटके में एक स्ट्रिंग बनाकर दे लेता है। f.readline एक बार में सिर्फ एक लाइन पढ़ता है और f.readlines सारी लाइंस को पढ़कर उनकी एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स बना देता है। और फाइल को रीड करने का सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ये है। आप फाइल को R मोड में ओपन करो और उसके बाद सीधा उस फाइल ऑब्जेक्ट यानी f पर एक फॉर लूप चला दो, जैसे for line in f। पाइथन इतना स्मार्ट है कि वो खुद फाइल से एक एक लाइन उठाएगा और लाइन वेरिएबल में डालता जाएगा। फिर आप उस लाइन को प्रिंट कराओ या उस पर कोई ऑपरेशन करो। ये बहुत ही क्लीन और एफिशिएंट मेथड है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो अब तक हमने सारे कॉन्सेप्ट्स और टूल्स को एक एक करके समझ लिया है। अब वक्त है इन सबको एक साथ यूज करने का। चलिए अब हम एक एक्चुअल बोर्ड एग्जाम लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये सारी नॉलेज प्रैक्टिस में कैसे काम आती है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ो। हमसे कहा गया है कि एक फंक्शन बनाओ काउंट वाउल्स। इस फंक्शन का काम है एक फाइल notes.txt को पढ़ना और उस फाइल के अंदर जितने भी वाउल्स हैं, चाहे स्मॉल हो या कैपिटल, उन सबको काउंट करके टोटल काउंट बताना है। सिंपल। ओके, कोड लिखने से पहले हमेशा अपने दिमाग में एक प्लान बनाओ। सोचो कि इसको सॉल्व कैसे करोगे।
स्टेप 1 हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। स्टेप 2 विद स्टेटमेंट का यूज करके फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे। स्टेप 3 क्योंकि हमें काउंटिंग करनी है तो एक वावल काउंट वेरिएबल बनाएंगे जिसको शुरू में 0 सेट कर देंगे। स्टेप 4 पूरी फाइल को रीड करके एक स्ट्रिंग में स्टोर कर लेंगे। स्टेप 5 अब उस स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर पर लूप चलाएंगे। स्टेप 6 हर कैरेक्टर को चेक करेंगे कि वो वावल है या नहीं, अगर है तो काउंटर को 1 से बढ़ा देंगे। स्टेप 7 जब लूप पूरा हो जाएगा हम फाइनल काउंट को प्रिंट कर देंगे। यही है हमारा गेम प्लान। चलिए अब इस कोड को लाइन बाय लाइन डीकोड करते हैं। हमने फंक्शन डिफाइन किया, उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग बनाई वावल्स इक्वल्स AEIOU। हमने सारे स्मॉल और कैपिटल वावल्स इसमें डाल दिए। ये हमारी चेकलिस्ट बन गई। फिर वावल काउंट इक्वल 0 से काउंटर शुरू किया। फिर विद स्टेटमेंट से फाइल को रीड मोड में ओपन किया। कंटेंट इक्वल्स f.read, इस लाइन ने पूरी फाइल का टेक्स्ट कंटेंट वेरिएबल में डाल दिया। अब शुरू होता है मेन लॉजिक फॉर चार इन कंटेंट। ये लूप कंटेंट स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को पहले से आखिरी तक एक एक करके 4 वेरिएबल में डालेगा। लूप के अंदर हम चेक करते हैं इफ 4 इन वावल्स, मतलब क्या 4 में जो कैरेक्टर है वो हमारी वावल्स वाली स्ट्रिंग के अंदर कहीं पर है। अगर है तो वावल काउंट +1 से हम काउंटर की वैल्यू 1 से बढ़ा देंगे। और जब ये लूप पूरी स्ट्रिंग के लिए चल जाएगा तब आखिर में हमारा फाइनल काउंट प्रिंट हो जाएगा। अगर ये लॉजिक समझ आ गया है तो ऑनेस्टली आपका कोडिंग स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना और कोड लिखना एक बात है और एग्जाम में सिली मिस्टेक्स की वजह से मार्क्स ना कटवाना वो दूसरी बात है। चलो अब हम कुछ ऐसी कॉमन गलतियों को देखते हैं जो स्टूडेंट्स फाइल हैंडलिंग में करते हैं ताकि आप इन सब से बच सको। ओके, इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनो। सबसे बड़ी गलती W और A मोड में कंफ्यूज हो जाना। याद रखो, अगर पुराना डेटा बचाना है तो A यूज करना है, W सब उड़ा देगा। दूसरी गलती राइट फंक्शन में डायरेक्ट नंबर डालना, वो एरर देगा। राइट सिर्फ स्ट्रिंग लेता है तो पहले नंबर को str से कन्वर्ट करना जरूरी है। तीसरी गलती /n लगाना भूल जाना। कंप्यूटर को सपना नहीं आएगा कि आपको न्यू लाइन चाहिए, आपको /n खुद लगाना पड़ेगा। और सबसे कॉमन इंडेंटेशन की गलती, विद स्टेटमेंट के अंदर का सारा कोड एक लेवल आगे से यानी इंडेंटेड होना चाहिए। अगर आपको ऐसे ही कोडिंग कॉन्सेप्ट सिंपल वे में समझने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये सब सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, इसका रियल लाइफ कनेक्शन सोचो। आपके फोन में जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, जब आप कोई गेम खेलते हो और लिखा आता है प्रोग्रेस सेव्ड, ये सब डेटा कहाँ जाता है? इन सब के पीछे फाइल हैंडलिंग का ही कॉन्सेप्ट है। आपका गेम प्रोग्रेस, आपके कॉन्टैक्ट्स सब एक फाइल में परमानेंटली सेव हो जाते हैं। तो इस लेक्चर का एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने फाइल्स का क्यों समझा, उन्हें ओपन, रीड और राइट करना सीखा। हमने विद स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस देखा, फिर एक बोर्ड लेवल प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया और आखिर में कॉमन एरर्स को डिस्कस किया। अगर आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम रिसोर्सेज जैसे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पिन कमेंट में दिया हुआ है। और अगर आपको और चैप्टर्स का रिवीजन चाहिए तो चैनल को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। सोचो, एग्जाम में एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आता है और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कोड स्टार्ट कहाँ से करें। स्क्रीन एकदम ब्लैंक है और दिमाग में भी कि लॉजिक कैसे बनाएं, पहली लाइन क्या लिखें। ये प्रॉब्लम, ये डर ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट फेस करता है। तो इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड। यहाँ हम कंप्यूटर साइंस को सिंपल और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। आज हम क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर स्टैक डिटेल में कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक और कंप्लीट बोर्ड लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ। और हाँ, शुरू करने से पहले अगर आपको इस चैप्टर या बाकी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स और नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक नीचे पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं आज हम क्या क्या करने वाले हैं। आज के लेक्चर का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। पहले हम समझेंगे कि स्टैक का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर उसके ऑपरेशंस पाइथन में कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम सीधा बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर कुछ कॉमन एरर्स डिस्कस करेंगे और एंड में सब कुछ रिवाइज कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। देखो, कोड लिखने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर स्टैक होता क्या है और ये काम कैसे करता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो कोड अपने आप बन जाएगा। स्टैक को समझने का सबसे आसान तरीका है अपने आसपास देखना। जैसे ये प्लेट्स का स्टैक है या फिर ये किताबों का ढेर। अब सोचो, अगर आपको एक नई प्लेट रखनी है तो आप कहाँ रखेंगे? ऑब्वियसली सबसे ऊपर। और अगर एक प्लेट उठानी है तो भी आप सबसे ऊपर वाली ही उठाएंगे ना। बस यही तो स्टैक है। तो अगर हम इसको थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें तो स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर मतलब जिसमें एलिमेंट्स एक सीक्वेंस में स्टोर होते हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि एलिमेंट्स को ऐड करना या रिमूव करना
दोनों चीजें एक ही एंड से होती हैं, जिसे हम टॉप कहते हैं। और यहीं से इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल निकल के आता है, लाइफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। सिंपल सा रूल है, जो चीज जैसे वो प्लेट या बुक सबसे आखिर में रखी गई थी वही सबसे पहले निकाली जाएगी। बस इतना याद रखना है, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये स्टैक प्रोग्रामिंग में यूज कहाँ होता है। वेल, आप इसे डेली यूज करते हैं। जब आप एडिटर में Ctrl+Z करके अंडू करते हैं, या फिर ब्राउजर में बैक बटन दबाते हैं, या इवन कंपाइलर्स जो फंक्शन कॉल्स मैनेज करते हैं, इन सब के पीछे स्टैक का ही लॉजिक काम कर रहा होता है। ओके, ऐप थ्योरी बहुत हो गई। चलो अब आते हैं सेक्शन 2 पर और देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को पाइथन कोड में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम पाइथन के लिस्ट को ही एज अ स्टैक यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। स्टैक में नया एलिमेंट ऐड करने के ऑपरेशन को कहते हैं पुश। जब भी आप कोई नया एलिमेंट स्टैक के टॉप पर डालते हो, इसका मतलब आप एक पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। सिंपल भाषा में ये इंसर्शन ऑपरेशन है। चलो इसका कोड लाइन बाय लाइन समझते हैं, जैसे बोर्ड पर लिख रहे हो। पहली लाइन में हमने डेफ और पुश से एक फंक्शन डिफाइन किया। इसके अंदर दो चीजें पास हो रही हैं, ग्लास स्टैक जो हमारी लिस्ट है जिससे हम स्टैक बना रहे हैं, और एलिमेंट यानी वो वैल्यू जो हमें स्टैक में डालनी है। फंक्शन के अंदर बस एक ही लाइन का लॉजिक है, ग्लास स्टैक डॉट अपेंड एलिमेंट। अब पाइथन में लिस्ट का अपेंड फंक्शन हमेशा एलिमेंट को लिस्ट के आखिर में ऐड करता है, और हमारे स्टैक के केस में लिस्ट का आखिरी तो हमारा टॉप है, तो ये लाइन नए एलिमेंट को सीधा स्टैक के टॉप पर रख देती है। दैट्स इट। ठीक है, जो एलिमेंट ऐड किया है उसे निकालने के ऑपरेशन को कहते हैं पॉप। ये स्टैक के टॉप से एलिमेंट को रिमूव करता है। लेकिन यहाँ एक बात सोचो, अगर स्टैक पहले से ही खाली हो तो तब एक एरर आती है जिसे हम कहते हैं अंडरफ्लो। इसके कोड को देखो, यहाँ हमने एक सेफ्टी चेक लगाया है। हमने अब पॉप फंक्शन बनाया जो सिर्फ ग्लास स्टैक लेता है। फंक्शन के अंदर आते ही हम चेक करते हैं इफ एम्प्टी ग्लास स्टैक। ये एम्प्टी एक हेल्पर फंक्शन है जो हम अगले स्लाइड में देखेंगे। ये बस बताता है कि स्टैक खाली है या नहीं। अगर स्टैक सच में खाली है तो हम अंडरफ्लो प्रिंट कर देते हैं ताकि प्रोग्राम क्रैश ना हो। लेकिन अगर स्टैक खाली नहीं है तो एल्स वाला पार्ट चलता है। वहां हम रिटर्न ग्लास स्टैक डॉट पॉप यूज करते हैं। पाइथन लिस्ट का डॉट पॉप मेथड बाय डिफॉल्ट हमेशा आखिरी एलिमेंट को निकालता है और उसे रिटर्न भी करता है। और यही तो हमें लाइफो प्रिंसिपल के लिए चाहिए। और ये हैं वो छोटे छोटे हेल्पर फंक्शंस जो हमारे कोड को आसान बनाते हैं। पहला है MTS। इसके अंदर हम लिखते हैं रिटर्न लेंथ ग्लास स्टैक इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है? लेंथ ग्लास स्टैक हमें लिस्ट की लेंथ देगा। अगर लिस्ट खाली है तो लेंथ 0 होगी, तो 0 इक्वल्स टू 0 कंडीशन ट्रू हो जाएगी और फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। सिंपल। अगर लिस्ट में एलिमेंट्स हैं तो लेंथ 0 नहीं होगी और कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी। दूसरा फंक्शन साइज तो और भी सिंपल है। ये सीधा लेंथ ग्लास स्टैक रिटर्न करता है जिससे हमें स्टैक का करंट साइज पता चल जाता है। ओके, तो अब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, पुश और पॉप फंक्शंस भी समझ आ गए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, इन कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअल बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में अप्लाई करना। चलो देखते हैं ये कैसे होता है। ये एक बहुत ही कॉमन बोर्ड क्वेश्चन है। हमें एक स्ट्रिंग दी जाएगी और हमें उसे स्टैक की मदद से रिवर्स करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनपुट नर्डी है तो आउटपुट YDERN आना चाहिए। क्वेश्चन की डिमांड बिल्कुल साफ है। कोड लिखने से पहले हमेशा अपने दिमाग में एक प्लान बनाओ। स्टेप 1, एक खाली लिस्ट बनाएंगे जो हमारा स्टैक बनेगी। सिंपल। स्टेप 2, स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर पर लूप चलाएंगे और एक एक करके उसे स्टैक में पुश करते जाएंगे। स्टेप 3, एक नई खाली स्ट्रिंग बनाएंगे जिसमें हम रिजल्ट को स्टोर करेंगे। और फाइनल स्टेप 4, जब तक स्टैक खाली ना हो जाए एक एक कैरेक्टर पॉप करेंगे और उसे रिजल्ट वाली स्ट्रिंग में जोड़ते जाएंगे। चलो अब इस लॉजिक को कोड में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान से देखना। फर्स्ट लाइन स्टैक इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। यहां हमने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई जो हमारा स्टैक है। सेकंड लाइन फॉर चार इन S, ये लूप इनपुट स्ट्रिंग S के हर कैरेक्टर पर NERDY एक एक करके जाएगा। लूप के अंदर स्टैक डॉट अपेंड 4 हर कैरेक्टर को हमारे स्टैक में पुश कर रहा है। जब ये लूप खत्म होगा हमारे स्टैक में सारे कैरेक्टर्स आ चुके होंगे। फिर रिवर्स्ड स्ट्रिंग इज इक्वल टू एम्प्टी से हमने एक खाली स्ट्रिंग बनाई रिजल्ट के लिए। अब दूसरा लूप व्हाइल लेंथ स्टैक ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है जब तक स्टैक की लेंथ 0 से बड़ी है तब तक ये लूप चलाओ। लूप के अंदर रिवर्स्ड स्ट्रिंग प्लस इक्वल्स टू स्टैक डॉट पॉप है। स्टैक डॉट पॉप टॉप से कैरेक्टर निकालेगा और प्लस इक्वल्स टू उसे रिवर्स स्ट्रिंग में जोड़ देगा। बस जब स्टैक खाली हो जाएगा लूप रुक जाएगा और हम रिटर्न रिवर्स्ड स्ट्रिंग कर देंगे। अगर एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इससे और स्टूडेंट्स तक ये पहुंच पाएगा। कोड को और अच्छे से समझने के लिए एक ड्राई रन करते हैं नर्डी वर्ड के साथ। देखो, पहले N पुश हुआ, फिर E,
फिर R, D और आखिर में Y। तो अब स्टैक के टॉप पर कौन है? Y। अब जब पॉप करना शुरू करेंगे तो लाइफो प्रिंसिपल के हिसाब से सबसे पहले Y निकलेगा। हमने उसे रिवर्स स्ट्रिंग में डाल दिया, फिर निकलेगा D, फिर R और ऐसे ही चलता रहेगा। एंड में हमें YDREN मिल जाएगा। सिंपल। अगर ये ड्राई रन आपको समझ आ गया है तो ऑनेस्टली आपका लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग हो रहा है। ऐसे ही कंटिन्यू रखो। सब जब हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो थोड़ा लॉजिक बिल्डिंग और कॉमन मिस्टेक्स पर फोकस करते हैं। ये सेक्शन आपको एग्जाम में सिली मिस्टेक्स करने से बचाएगा। जब स्टूडेंट्स स्टैक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो ये एक सबसे कॉमन गलती होती है। वो पॉप करने से पहले ये चेक करना भूल जाते हैं कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। देखो, लेफ्ट साइड पे करेक्ट तरीका है जहां हम इफ नॉट एम्प्टी ऑफ स्टैक से चेक कर रहे हैं, लेकिन राइट साइड पे अगर आपने सीधा खाली स्टैक से पॉप करने की कोशिश की तो आपका प्रोग्राम अंडरफ्लो एरर देकर क्रैश हो जाएगा। इसका हमेशा ध्यान रखना। और हाँ, पाइथन में इंडेंटेशन का ध्यान रखना। गलत इंडेंटेशन से भी इंडेंटेशन एरर आता है। अगर आपको ऐसे ही कोडिंग कॉन्सेप्ट्स सिंपल वे में समझने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बोर्ड्स के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए अब जल्दी से पूरे लेक्चर को कंक्लूड करते हैं और देखते हैं कि आज के की टेकअवेज क्या हैं जो आपको एग्जाम के लिए याद रखने ही रखने हैं। तो आज हमने सीखा कि स्टैक एक लाइफो डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके दो मेन ऑपरेशंस हैं, पुश एलिमेंट ऐड करने के लिए और पॉप एलिमेंट रिमूव करने के लिए। हमने देखा कि पाइथन में लिस्ट्स का अपेंड और पॉप मेथड यूज करके स्टैक बनाना कितना आसान है। और सबसे जरूरी बात, हमेशा पॉप करने से पहले अंडरफ्लो कंडीशन यानी एम्प्टी स्टैक को जरूर चेक करना है। तो इस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट्स, सिंटैक्स और कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लियर कर ली है। अब जाते जाते आपके लिए एक फाइनल सवाल। सोचिए कि आप एक स्टैक को कैसे यूज कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में सारे पैरेंथेसिस जैसे ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स आपस में ठीक से बैलेंस्ड हैं या नहीं। ये भी स्टैक का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसके बारे में जरूर सोचना। और अगर आपको और चैप्टर्स का रिवीजन चाहिए तो चैनल को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। सोचो, एग्जाम में एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आता है और आपको समझ ही नहीं आता कि कोड स्टार्ट कहाँ से करें। इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम कंप्यूटर साइंस को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम क्यूज और डीक्यूज को डिटेल में कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक और कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि क्यू क्या होती है, फिर उसको पाइथन में इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे और उसके बाद बोर्ड लेवल के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। हम डी क्यू को भी समझेंगे और उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हाँ, अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये क्यू होती क्या है और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका क्या मतलब है। देखो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में क्यू एक तरह की ऑर्डर्ड लिस्ट है। इसके दो खास दरवाजे होते हैं। एक दरवाज़ा है जहां से नए एलिमेंट्स एंटर करते हैं, उसको हम कहते हैं रियर, और दूसरा दरवाज़ा जहां से एलिमेंट्स बाहर जाते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रंट। और ये हमेशा एक ही रूल फॉलो करती है, FIFO, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसको समझने का सबसे अच्छा रियल लाइफ एग्जाम्पल है एक बैंक की लाइन। जो इंसान लाइन में सबसे पहले आके खड़ा होता है उसका काम भी तो सबसे पहले ही होता है ना। वो फर्स्ट इन हुआ और उसे सर्विस भी फर्स्ट आउट मिली। बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में क्यू कहलाता है। अच्छा, याद है हमने पिछले चैप्टर में स्टैक पढ़ा था। चलो एकदम जल्दी से दोनों को कंपेयर करते हैं। क्यू है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे बैंक की लाइन। वहीं दूसरी तरफ स्टैक था लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे शादी में रखी प्लेट्स का ढेर, जिसमें जो प्लेट सबसे आखिर में यानी ऊपर रखी जाती है वही सबसे पहले उठाई जाती है। तो आसान भाषा में दोनों का काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है। और आप सोच रहे होंगे कि ये इतना ज़रूरी क्यों है। वेल, क्यूज़ हमारी डेली टेक लाइफ में हर जगह यूज़ होती हैं। जब आप प्रिंटर को 10 पेज प्रिंट करने का कमांड देते हो तो वो सारे पेजेस एक क्यू में लग जाते हैं। आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर भी अलग अलग टास्क्स को एक क्यू में ही मैनेज करता है। यहाँ तक कि ट्रेन की वेटिंग लिस्ट भी तो एक क्यू ही है। तो इसका प्रैक्टिकल यूज़ बहुत ही ज़्यादा है। चलिए, थ्योरी तो काफ़ी हो गई, अब इस कॉन्सेप्ट को कोड में बदलते हैं। सेक्शन 2 में हम देखेंगे कि पाइथन में एक क्यू को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो क्यू में नया एलिमेंट ऐड करने के प्रोसेस को हम NQ कहते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम पाइथन की सिंपल लिस्ट का ही इस्तेमाल करेंगे। चलो इसका फंक्शन देखते हैं। देखिए, हमने एक फंक्शन बनाया है NQ जो दो चीज़ें ले रहा है।
पहला है माई क्यू, यानी वो लिस्ट जिसमें हमें एलिमेंट ऐड करना है, और दूसरा है एलिमेंट, यानी वो वैल्यू जिसे हम ऐड करना चाहते हैं। अब हम इस फंक्शन के अंदर की लाइन को आराम से समझते हैं। यहाँ सिर्फ एक लाइन का कोड है, myQ.append_element। पाइथन में जो लिस्ट का .append मेथड होता है, उसकी खासियत यह है कि वो हमेशा नए एलिमेंट को लिस्ट के बिल्कुल आखिर में यानी एंड में ऐड करता है, और यही एंड हमारी क्यू का रेयर बन जाता है। सिंपल। एलिमेंट ऐड करना तो हमने देख लिया, अब देखते हैं कि एलिमेंट को रिमूव कैसे करते हैं। इस ऑपरेशन को DQ कहते हैं। इसका फंक्शन थोड़ा ध्यान से देखो। हमने पहले एक कंडीशन लगाई है, इफ नॉट empty my queue। इसका मतलब है कि हम पहले चेक कर रहे हैं कि कहीं हमारी क्यू खाली तो नहीं है। अगर खाली नहीं है तभी हम आगे बढ़ेंगे, अगर खाली है तो हम प्रिंट कर देंगे क्यू इज empty। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, myQ.pop of 0। देखो, अगर हम सिर्फ .pop लिखते तो वो लिस्ट का आखिरी एलिमेंट रिमूव करता, जिससे ये लाइफो प्रिंसिपल फॉलो करता, यानी एक स्टैक बन जाता। लेकिन हमने लिखा है .pop of 0। ये हमेशा लिस्ट के पहले एलिमेंट को, यानी जो इंडेक्स 0 पर है, उसको रिमूव करता है। और यही तो हमारी क्यू का फ्रंट है। इस तरह अपेंड से रियर में ऐड करना और पॉप ऑफ 0 से फ्रंट से रिमूव करना, हम फीफो प्रिंसिपल को अचीव कर लेते हैं। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, इससे और स्टूडेंट्स तक ये पहुंच पाएगा। चलो, अब जो हमने फंक्शन सीखे हैं उनको एक रियल प्रॉब्लम पर अप्लाई करके देखते हैं। हम वही बैंक काउंटर वाला एग्जाम्पल लेंगे और उसको कोड करके समझेंगे। एग्जाम में किसी भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। स्टेप 1, पहले क्वेश्चन को आराम से समझो। स्टेप 2, फिर लॉजिक बनाओ कि कौन सा ऑपरेशन NQ या DQ कब यूज होगा। स्टेप 3, उस लॉजिक के हिसाब से कोड लिखो। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 4, कोड को ड्राई रन करके यानी स्टेप बाय स्टेप चलाकर चेक करो कि आपका आउटपुट सही आ रहा है या नहीं। चलो, अब इसका ड्राई रन करते हैं। मान लो हमारी क्यू myQ शुरू में बिल्कुल खाली है। पहला ऑपरेशन NQ P1, तो P1 क्यू में आ गया। हमारी लिस्ट अब हो गई P1। दूसरा ऑपरेशन NQ P2। P2 हमेशा रियर यानी एंड में ऐड होगा। लिस्ट बन गई P1 P2। तीसरा ऑपरेशन DQ। DQ हमेशा फ्रंट से होता है और अभी फ्रंट में P1 है, तो P1 रिमूव हो जाएगा, आउटपुट आएगा P1 और लिस्ट में सिर्फ P2 बचेगा। चौथा ऑपरेशन साइज। लिस्ट में अब एक ही एलिमेंट है तो साइज रिटर्न होगा 1। पांचवा ऑपरेशन NQ P3। P3 एंड में ऐड होगा, लिस्ट हो गई P2 P3। आपने देखा, बिल्कुल बैंक की लाइन की तरह ये ऑपरेशंस काम कर रहे हैं। अगर ये लॉजिक समझ आ गया है तो ऑनेस्टली आपका कोडिंग स्ट्रांग हो रहा है। इसी तरह कंटिन्यू रखो। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है डीक। आप इसे क्यू का एक एडवांस्ड या ज्यादा पावरफुल वर्जन समझ सकते हो। डे क्यू, जिसको हम डेक की तरह प्रोनाउंस करते हैं, इसका पूरा नाम है डबल एंडेड क्यू। इसके नाम से ही इसका काम साफ है। ये एक ऐसी स्पेशल क्यू है जिसमें आप एलिमेंट्स को आगे से यानी फ्रंट से ऐड और रिमूव कर सकते हो और पीछे से यानी रियर से भी ऐड और रिमूव कर सकते हो। बेसिकली इसके दोनों दरवाजे एंट्री और एग्जिट दोनों के लिए खुले हैं। अब देखिए कि इस डबल एंडेड पावर को समझने के लिए हम एक बहुत ही क्लासिक बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पैलिंड्रोम चेक। इस प्रॉब्लम के लिए डेक एकदम परफेक्ट डेटा स्ट्रक्चर है। सवाल ये है कि एक स्ट्रिंग जैसे कि मैडम, जो आगे से पढ़ने पर और पीछे से पढ़ने पर बिल्कुल सेम रहता है, उससे हम डेक का इस्तेमाल करके कैसे चेक कर सकते हैं कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। इसका लॉजिक बहुत ही स्मार्ट है, ध्यान से समझो। स्टेप 1, हम स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स M, A, D, A, M सबको एक एक करके डीक में पीछे से यानी रियर से डाल देंगे। स्टेप 2, फिर हम एक लूप चलाएंगे। ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक डीक के अंदर एक से ज्यादा कैरेक्टर्स बचे हैं। स्टेप 3 और 4, लूप के अंदर हम एक कैरेक्टर फ्रंट से निकालेंगे और उसी वक्त एक कैरेक्टर रियर से निकालेंगे। स्टेप 5, फिर हम इन दोनों कैरेक्टर्स को कंपेयर करेंगे। अगर ये मैच नहीं करते तो इसका मतलब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है और हम वहीं रुक जाएंगे। स्टेप 6, लेकिन अगर लूप पूरा चल जाता है और कोई भी मिसमैच नहीं मिलता तो इसका मतलब स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोम है। चलो, इस लॉजिक को मैडम के साथ ट्रेस करके देखते हैं। शुरू में हमारी डीक है M, A, D, A, M। पहला राउंड हमने फ्रंट से M निकाला और रियर से भी M निकाला। क्या ये मैच करते हैं? हाँ, अब डीक में बचा A, D, A। दूसरा राउंड हमने फ्रंट से A निकाला और रियर से भी A निकाला। मैच? यस। अब डीक में सिर्फ D बचा। अब डीक में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो हमारा लूप रुक जाएगा।
क्योंकि पूरे प्रोसेस में कोई भी मिसमैच नहीं हुआ, इसका मतलब मैडम एक पैलिंड्रोम है। देखा, डीक से लिए प्रॉब्लम कितनी आसानी से सॉल्व हो गई। अगर आपको ऐसे ही कोडिंग कॉन्सेप्ट सिंपल वे में समझने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी हेल्प मिलेगी बोर्ड्स के लिए। चलिए अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। इसमें हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स में करते हैं, और कुछ प्रो टिप्स ताकि आपके मार्क्स बेवजह ना कटे। ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनसे आपको बचना है। पहली, अंडरफ्लो। कभी भी खाली क्यू से डी क्यू करने की कोशिश मत करना, प्रोग्राम एरर दे देगा। हमेशा पहले इस एम्प्टी फंक्शन से चेक करो। दूसरी, गलत मेथड का यूज़। डी क्यू के लिए पॉप यूज़ कर लिया तो लॉजिक ही गलत हो जाएगा। याद रखो, क्यू के लिए पॉपी ज़ीरो यूज़ करना है। तीसरी, इंडेंटेशन एरर्स। पाइथन में स्पेसेस बहुत ज़रूरी हैं। एक स्पेस आगे पीछे होने से पूरा कोड फेल हो सकता है। और चौथी, इन्फिनिट लूप्स। अपनी लूप के कंडीशन को हमेशा ध्यान से बनाओ ताकि वो कभी ना कभी फॉल्स ज़रूर हो। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप करते हैं। आज हमने क्यूज और डेक्स को मास्टर कर लिया। हमने फीफो कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझा, पाइथन में लाइन बाय लाइन कोड करना सीखा, और पैलिंड्रोम चेक जैसे इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया। और अब जाने से पहले आपके लिए एक प्रो टिप और एक सवाल। सोचो, अगर हम एनक्यू करने के लिए अपेंड की जगह लिस्ट डॉट इंसर्ट 0, एलिमेंट यूज करें और डी क्यू करने के लिए पॉप यूज करें, क्या ये तब भी एक क्यू की तरह काम करेगा? हाँ, बिल्कुल करेगा, लॉजिक काम करेगा। पर इसका एक हिडन कॉस्ट क्या है? याद है हमने पॉप ज़ीरो में डिस्कस किया था कि बाकी सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ता है। वही सेम प्रॉब्लम लिस्ट डॉट इंसर्ट 0 के साथ भी है। हर बार जब आप शुरू में एक नया एलिमेंट ऐड करोगे तो पूरी लिस्ट को एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, जिससे बड़े डेटा पर आपका कोड बहुत स्लो हो जाता है। इसीलिए प्रोफेशनल कोडिंग में पाइथन की एक स्पेशल लाइब्रेरी collections.dq यूज की जाती है, जो इन सब ऑपरेशंस को बहुत फास्ट करती है। इसके बारे में जरूर सोचना। अगर आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम रिसोर्सेज जैसे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पिन कमेंट में दिया हुआ है। और अगर आपको ऐसे ही और चैप्टर्स का रिवीजन चाहिए तो चैनल को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। सोचो, एग्जाम में एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आता है और आपको समझ ही नहीं आता कि कोड स्टार्ट कहाँ से करें, लॉजिक कैसे बनाएं, ड्राई रन कैसे करें। ये डर काफ़ी स्टूडेंट्स को होता है। तो इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम कंप्यूटर साइंस को सिंपल और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम सॉर्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बबल सॉर्ट डिटेल में कवर करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स, इसका लॉजिक और हाँ, कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ। और एक चीज, अगर आपको इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स और नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। ओके, सो ये है आज का हमारा रोड मैप। देखो, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि सॉर्टिंग आखिर है क्या, फिर बबल सॉर्ट का लॉजिक समझेंगे, कोड को लाइन बाय लाइन ब्रेक डाउन करेंगे, एक बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे और लास्ट में सब कुछ रिकैप कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, सॉर्टिंग आखिर है क्या। देखो, बिल्कुल सिंपल भाषा में सॉर्टिंग का मतलब है चीज़ों को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना, जैसे कि नंबर्स को छोटे से बड़ा, जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, या फिर बड़े से छोटा यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल सोचो, एक डिक्शनरी। अगर डिक्शनरी के वर्ड्स अल्फाबेटिकली सॉर्टेड ना होते तो एक वर्ड ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता, राइट? बस यही सॉर्टिंग का मेन फायदा है। इससे चीज़ों को ढूंढना यानी सर्चिंग बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है। अब जब हमें सॉर्टिंग की इंपॉर्टेंस पता चल गई है तो आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, बबल सॉर्ट के लॉजिक पर। यह सॉर्टिंग की सबसे सिंपल टेक्निक्स में से एक माना जाता है। बबल सॉर्ट का फंडा बहुत ही सिंपल है। ये अपने बगल वाले यानी एडजेसेंट एलिमेंट्स से खुद को कंपेयर करता है, और अगर वो गलत ऑर्डर में होते हैं तो उन्हें स्वैप कर देता है, मतलब उनकी पोजीशन बदल देता है। और ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है जब तक पूरी की पूरी लिस्ट सॉर्ट ना हो जाए, बिल्कुल एक एक करके सबको अपनी सही जगह पर पहुंचाने जैसा। नाउ इसका नाम बबल सॉर्ट क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हर एक राउंड में, जिसे हम प्रोग्रामिंग में पास कहते हैं, जो सबसे बड़ा अनसॉर्टेड एलिमेंट होता है ना, वो एक बबल की तरह ऊपर उठकर अपनी सही जगह पर यानी लिस्ट के एकदम एंड में पहुंच जाता है। चलो इससे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखो पास 1, हमारी लिस्ट है 8, 7, 13, 1, -9 और 4। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले 8 और 7 कंपेयर होंगे। 8 बड़ा है तो स्वैप, लिस्ट बन गई 7, 8, 13, 1, -9 और 4। अब 8 और 13 कंपेयर होंगे, ऑर्डर सही है सो नो स्वैप, सिंपल। फिर 13 और 1, 13 बड़ा है तो स्वैप। फिर 13 और -9 स्वैप। फिर 13 और 4 स्वैप।
देखा आपने, पहले पास के एंड में जो सबसे बड़ा एलिमेंट था 13, वो अपनी सही जगह यानी लिस्ट के एंड में आ गया। अब आते हैं पास 2 पर। क्योंकि 13 ऑलरेडी सॉर्टेड है, अब हम उसको छोड़ देंगे, उससे हमें अब मतलब नहीं। हमारा फोकस सिर्फ बचे हुए अनसॉर्टेड पार्ट पर है। अब वही प्रोसेस रिपीट होगा और इस पास के एंड तक सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट यानी कि 8 अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ जाएगा। सो हर पास के साथ क्या हो रहा है, सॉर्टेड हिस्सा बढ़ता जाता है और अनसॉर्टेड हिस्सा छोटा होता जाता है। दिस इज द की आइडिया। अगर ये पासेस का लॉजिक आपको क्लियर लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, इससे और स्टूडेंट्स तक ये पहुंच पाएगा। चलिए अब इस लॉजिक को कोड में बदलते हैं। अब देखते हैं कि इसे पाइथन में आखिर लिखते कैसे हैं। ओके, सो ये है बबल सॉर्ट का पूरा पाइथन कोड। देखने में शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, पर बिल्कुल घबराना नहीं है। हम इसको अगले कुछ स्लाइड्स में लाइन बाय लाइन समझेंगे, बिल्कुल जैसे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। सबसे पहले ये आउटर लूप फॉर आई इन रेंज n, इसका काम क्या है? इसका काम है पासेस को कंट्रोल करना। अगर लिस्ट में n यानी 5 एलिमेंट्स हैं तो रेंज n का मतलब है ये लूप i = 0 से i = 4 तक चलेगा, टोटल 5 बार, जो हमारे पासेस को हैंडल करेगा। अब देखो इसके अंदर वाला इनर लूप फॉर j इन रेंज 0, n-i-1, ये लूप असली काम करता है। जो एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करने का काम है ना, वो यही कर रहा है। ये हर पास के अंदर चलता है और एक एक करके एलिमेंट्स को कंपेयर करता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज ये n-1 क्यों लिखा है, इस पे थोड़ा ध्यान दो, सोचो। पास 1 के बाद आखिरी एलिमेंट सॉर्टेड है तो हम उसे दोबारा क्यों कंपेयर करें? कोई जरूरत नहीं। पास 2 के बाद आखिरी 2 एलिमेंट सॉर्टेड हैं, उन्हें भी छोड़ दो। ये -i वही ऑप्टिमाइजेशन है। ये अननेसेसरी कंपैरिजंस को रोकता है और हमारे कोड को फास्टर बनाता है। और आखिर में कंडीशन इफ list1j ग्रेटर देन list1j+1, ये बस इतना चेक कर रहा है कि क्या पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है। अगर हाँ, तो पाइथन का ये सिंपल सा वन लाइनर list1j+1 इक्वल्स टू list1j+1 list1j उन्हें स्वैप कर देता है। इजी है ना? चलिए, अब जो हमने सीखा है उसको एक रियल बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। एग्जाम में अक्सर ड्राई रन या ट्रेस द एग्जीक्यूशन जैसे क्वेश्चंस आते हैं। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि आपको कंप्यूटर की तरह सोचना है और कोड को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करके दिखाना है। मान लो ये क्वेश्चन है, हमें इस लिस्ट 8, 1, 7, 4 पर बबल सॉर्ट का ड्राई रन करना है। इसका मतलब है हमें हर एक स्टेप पर लिस्ट की स्टेट को ट्रैक करना है, बिल्कुल जैसे एक कंप्यूटर करता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। पास 1 यानी जब i की वैल्यू 0 है। इनर लूप j चलेगा 0 से 2 तक, आप टेबल में देख सकते हो। जब j 0 है, हम 8 और 1 को कंपेयर करेंगे। कंडीशन 8 ग्रेटर देन 1 जो कि ट्रू है तो स्वैप। लिस्ट हो गई 1, 8, 7, 4। अब j की वैल्यू 1 हो गई, हम 8 और 7 को कंपेयर करेंगे। 8 ग्रेटर देन 7 इज ट्रू, फिर से स्वैप। लिस्ट हो गई 1, 7, 8, 4। अब j की वैल्यू 2, हम 8 और 4 को कंपेयर करेंगे। 8 ग्रेटर देन 4 इज ट्रू, स्वैप। लिस्ट हो गई 1, 7, 4, 8। सो पास 1 के एंड में 8 अपनी सही जगह पर आ गया। लेट्स मूव टू पास 2, यानी अब i की वैल्यू 1 है। अब इनर लूप j कहां तक चलेगा? याद है n-i-1। यहां n है 4, i है 1, तो 4 - 1 यानी 2, तो लूप चलेगा 0 और 1 के लिए। जब j 0 है, हम 1 और 7 को कंपेयर करेंगे। 1 ग्रेटर देन 7, फॉल्स, नो स्वैप, लिस्ट वही रहेगी। जब j 1 है, हम 7 और 4 को कंपेयर करेंगे। 7 ग्रेटर देन 4 इज ट्रू, तो स्वैप। लिस्ट हो गई 1, 4, 7, 8। और देखो, अब हमारी लिस्ट पूरी तरह से सॉर्टेड है। अगर ये ड्राई रन समझ आ गया है तो ऑनेस्टली आपका कोडिंग लॉजिक स्ट्रांग हो रहा है। इसी तरह कंटिन्यू रखो। चलिए अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं और इसके लॉजिक को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। सबसे कॉमन गलती होती है इनर लूप की रेंज में। कुछ स्टूडेंट्स n-1 की जगह n-1 लिख देते हैं। ये टेक्निकली गलत नहीं है, कोड रन हो जाएगा, पर यह बहुत इनएफिशिएंट है। इससे आप उन एलिमेंट्स को भी बार बार कंपेयर कर रहे हो जो ऑलरेडी सॉर्टेड हैं। सही तरीका है n-1 यूज करना, जिससे आपका कोड ऑप्टिमाइज रहता है और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स मिलते हैं फॉर राइटिंग एफिशिएंट कोड। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, अगर आपको लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना हो तो क्या पूरा कोड बदलना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक छोटा सा चेंज करना है। कंडीशन में जहां ग्रेटर लिखा है उसको बस लेस से बदल दो। इफ list1j लेस देन list1j+1, बस इतना सा चेंज और आपका पूरा लॉजिक रिवर्स हो जाएगा।
वैसे अगर आपको ऐसे ही कोडिंग कॉन्सेप्ट सिंपल वे में समझने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बोर्ड्स के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इस लेक्चर के एंड पर आते हैं, एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने समझा कि सॉर्टिंग क्या है, बबल सॉर्ट का कोर लॉजिक क्या है जो कि एडजेसेंट कंपेयर एंड स्वैप पर बेस्ड है। हमने पाइथन कोड को लाइन बाय लाइन डिकोड किया, एक बोर्ड क्वेश्चन का ड्राई रन भी किया और ये भी देखा कि असेंडिंग से डिसेंडिंग में लॉजिक को कैसे चेंज किया जाता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो शेयर ज़रूर कर देना, शायद किसी और का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। देखो, बबल सॉर्ट सिंपल जरूर है, पर क्या ये हमेशा बेस्ट चॉइस है? सोचो, अगर मैं आपको एक ऐसी लिस्ट दूं जो पहले से ही सॉर्टेड है, तब भी क्या बबल सॉर्ट उतने ही कंपैरिजंस करेगा? इसके बारे में सोचना। इसका आंसर हमारे अगले वीडियो में छुपा है, जहां हम इसको ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे। और हाँ, अगर आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम रिसोर्सेज चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको और चैप्टर्स का रिवीजन चाहिए तो चैनल को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सोचो, एग्जाम में एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आता है और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई कोड स्टार्ट कहाँ से करें। बस इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम कंप्यूटर साइंस को बिल्कुल सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। तो आज हम सर्चिंग चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में कवर करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक और हाँ, कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ। और एक चीज, अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स और नोट्स चाहिए ना, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, ये सर्चिंग आखिर है क्या? देखो, इसका मतलब ना बहुत ही सिंपल है। मान लो हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, जैसे एक लिस्ट हो गई, और हमें उस लिस्ट में से एक पर्टिकुलर एलिमेंट को लोकेट करना है, यानी ढूंढना है। बस दैट्स इट। तो सर्चिंग का सबसे पहला और सबसे आसान तरीका जो है वो है लीनियर सर्च। इसको ऐसे समझो, जैसे आपके पास एक बिखरी हुई कबर्ड है, ठीक है, और आपको उसमें से एक स्पेसिफिक शर्ट ढूंढनी है। आप क्या करोगे? सिंपल, एक एक करके हर शर्ट को चेक करोगे जब तक वो मिल नहीं जाती। एग्जैक्टली, यही है लीनियर सर्च। इसीलिए इसका दूसरा नाम सीक्वेंशियल सर्च भी है। और हाँ, बिल्कुल उस कबर्ड की तरह ये मेथड छोटी या फिर अनसॉर्टेड लिस्ट के लिए काफ़ी यूजफुल है, जहाँ चीज़ें कहीं भी पड़ी हो सकती हैं। चलो अब इसके लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला काम क्या है? हम लिस्ट के बिल्कुल पहले एलिमेंट से शुरू करेंगे, जिसका इंडेक्स हमेशा 0 होता है, राइट? फिर उस एलिमेंट को हमारी की से कंपेयर करेंगे। अब ये की क्या है? की वो नंबर है जो हम ढूंढ रहे हैं। अगर मैच हो गया तो बस हम उसकी पोजीशन रिटर्न कर देंगे, और अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट एलिमेंट पर मूव कर जाएंगे। और ये प्रोसेस, ये लूप चलता रहेगा जब तक या तो हमें एलिमेंट मिल ना जाए या फिर पूरी लिस्ट ही खत्म ना हो जाए। तो अब लॉजिक तो क्लियर हो गया। चलिए अब इसका पाइथन कोड देखते हैं। देखो स्क्रीन पर, यहाँ एक फंक्शन है लिनियर सर्च। ये फंक्शन दो चीजें ले रहा है, एक लिस्ट और एक की, जिसे हमें ढूंढना है। अब इस कोड को ना बिल्कुल आराम से लाइन बाय लाइन समझते हैं, जैसे हम इसे बोर्ड पर लिख रहे हों। ओके, सबसे पहली लाइन देखो, फॉर इंडेक्स इन रेंज 0, लेन ऑफ लिस्ट। ये फॉर लूप आखिर कर क्या रहा है? सिंपल, ये लिस्ट के 0 इंडेक्स से शुरू होगा और आखिरी इंडेक्स तक हर एलिमेंट पर एक एक करके जाएगा। यहाँ लेन ऑफ लिस्ट हमें लिस्ट की टोटल लेंथ दे देता है। तो इन शॉर्ट, ये लूप पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहा है, यानी उसके हर एलिमेंट को विजिट कर रहा है। अब लूप के अंदर आते हैं। यहाँ लिखा है इफ लिस्ट डॉट इंडेक्स इक्वल्स टू की। इस लाइन को ना थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि यही इस कोड का हार्ट है। यही वो जगह है जहाँ एक्चुअल सर्चिंग हो रही है। मतलब हर बार जब लूप चलेगा, ये लिस्ट डॉट इंडेक्स यानी करंट एलिमेंट को हमारी की से कंपेयर करेगा, और अगर दोनों बराबर निकलते हैं, इसका मतलब हमें हमारा नंबर मिल गया। चलो इसको अच्छे से समझने के लिए एक ड्राई रन करते हैं। सोचो हमारी लिस्ट है 8, -4, 7, 17, 0, 2, 19, और हमें ढूंढना है 17। पहली इटरेशन में इंडेक्स क्या होगा? 0, और लिस्ट ऑफ 0 की वैल्यू है 8। अब चेक करो, क्या 8 17 के बराबर है? नहीं, तो लूप आगे बढ़ेगा। सेकेंड इटरेशन, इंडेक्स है 1, वैल्यू है -4। क्या -4 17 के बराबर है? बिल्कुल नहीं, चलो आगे। थर्ड इटरेशन, इंडेक्स 2, वैल्यू 7, अगेन मैच नहीं हुआ। फोर्थ इटरेशन, इंडेक्स है 3 और लिस्ट ऑफ 3 पर वैल्यू है 17। हाँ, फाइनली 17 इज इक्वल टू 17, मैच हो गया। तो अब फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? इंडेक्स +1 यानी 3 + 1 जो कि है 4।
इसका मतलब सिंपल है, 17 लिस्ट में 4th पोजीशन पर है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, इससे ये और स्टूडेंट्स तक भी पहुंच पाएगा। अब एक सिचुएशन सोचो, अगर लिस्ट में 10-20 नहीं बल्कि 10 लाख एलिमेंट्स होते तो लिनियर सर्च तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता, राइट? ऐसी बड़ी लिस्ट्स के लिए हमें एक ज़्यादा एफिशिएंट, एक स्मार्ट तरीका चाहिए, और वही है हमारा अगला टॉपिक, बाइनरी सर्च। आप देखो, बाइनरी सर्च को समझने के लिए इसकी सबसे बड़ी बिग रिक्वायरमेंट याद रखो, लिस्ट हमेशा सॉर्टेड होनी चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग, बट इट मस्ट बी सॉर्टेड। इस एक शर्त के बदले में ये सर्च बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट है। इसका लॉजिक है डिवाइड एंड कॉन्कर। इसका एग्जाम्पल बिल्कुल वैसे जैसे आप डिक्शनरी में ज़ूओलॉजी वर्ड ढूंढने के लिए सीधा डिक्शनरी के सेकंड हाफ में जाते हो, है ना? पूरी डिक्शनरी पेज बाय पेज तो नहीं पढ़ते। तो इसका एल्गोरिथम काम कैसे करता है? सबसे पहले हम पूरी सॉर्टेड लिस्ट का मिडिल एलिमेंट निकालते हैं, सेंटर वाला। फिर उससे हमारी की से कंपेयर करते हैं। अगर वो मैच हो गया तो बढ़िया, सर्च सक्सेसफुल। लेकिन अगर हमारी की मिडिल एलिमेंट से छोटी है तो हम सिर्फ लिस्ट के पहले हाफ में सर्च करेंगे, पूरा सेकंड हाफ इग्नोर। और अगर की बड़ी है तो सिर्फ सेकंड हाफ में। मतलब हर स्टेप में हम सर्च एरिया को आधा कर देते हैं। जीनियस, राइट? ये रहा बाइनरी सर्च का कोड। अब यहां ध्यान दो, हम फर्स्ट और लास्ट नाम के 2 पॉइंटर्स यूज करते हैं जो लिस्ट के स्टार्ट और एंड को ट्रैक करते हैं। फिर एक व्हाइल लूप चलाते हैं। ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक फर्स्ट लास्ट से छोटा या बराबर है। चलिए अब इसे भी लाइन बाय लाइन डिकोड करते हैं। ओके, लेट्स डू अ ड्राई रन। हमारी सॉर्टेड लिस्ट है 2 3 5 7 10 11 12 17 19 और हमें सर्च करना है 2। इनिशियली फर्स्ट है 0 और लास्ट है 8। मिड क्या होगा? 0 + 8 डिवाइड बाई 2 यानी 4। अब लिस्ट 4 पर क्या है? 10। हमारी की 2 10 से छोटी है तो इसका मतलब हम सेकंड हाफ को पूरा इग्नोर कर देंगे। हमारा लास्ट अब हो जाएगा मिड -1 यानी 3। अब नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट अभी भी 0 है पर लास्ट अब 3 है। नया मिड 0 + 3 डिवाइड बाई 2। इंटीजर डिवीजन है तो आएगा 1। लिस्ट 1 पर है 3। हमारी की 2 3 से भी छोटी है तो लास्ट फिर से मिड -1 हो जाएगा यानी 0। अब देखो, फर्स्ट है 0, लास्ट भी है 0। मिड क्या हुआ? 0 + 0 डिवाइड बाई 2 0 और लिस्ट 0 पर है 2। की मिल गई, 2 = 2 फाउंड। देखा आपने, इतने कम स्टेप्स में हमारा सर्च कंप्लीट हो गया। यू नो व्हाट, अगर ये लॉजिक आपको समझ आ गया है तो ऑनेस्टली आपका कोडिंग का फाउंडेशन स्ट्रांग हो रहा है। बस इसी तरह कंटिन्यू रखो। अब लीनियर हो गया, बाइनरी हो गया, अब आते हैं सबसे फास्ट तरीके पर। इसका नाम है हैशिंग। ये एक ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्निक है जिसका एम है एलिमेंट को सिर्फ एक स्टेप में ढूंढ लेना, नो कंपैरिजंस, सीधा उसकी लोकेशन पर पहुंचो। थोड़ा मैजिकल साउंड कर रहा है ना? लेट्स सी। तो इसका जो मैजिक है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला हैश फंक्शन और दूसरा हैश टेबल। देखो, हैश फंक्शन एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक इंडेक्स या एड्रेस जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल फॉर्मूला हो सकता है की %10। और हैश टेबल क्या है? ये एक स्पेशल एरे है जहां हम उस कैलकुलेटेड इंडेक्स पर ही एलिमेंट को स्टोर कर देते हैं। पूरा गोल ये है कि एलिमेंट को देकर ही हमें उसकी लोकेशन पता चल जाए। चलो इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं, तब क्लियर होगा। मान लो हमारी लिस्ट है 34, 16, 2, 93, 80 और हमारा हैश फंक्शन है की मॉड्यूलो 10। तो 34 के लिए हैश इंडेक्स क्या होगा? 34 मॉड्यूलो 10 फॉर। 16 के लिए 16 मॉड्यूलो 10 6। 2 के लिए 2, 93 के लिए 3 और 80 के लिए 0। सिंपल। देखो, हमने हर एलिमेंट के लिए एक इंडेक्स कैलकुलेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? इन सारे एलिमेंट्स को हैश टेबल में उनकी कैलकुलेटेड इंडेक्स पर रख देंगे। जैसे इंडेक्स 0 पर आ गया 80, इंडेक्स 2 पर 2, इंडेक्स 4 पर 34 एंड सो ऑन। अब मज़ा देखो, अगर हमें 16 सर्च करना है तो हम कोई लूप नहीं चलाएंगे। हम सीधा कैलकुलेट करेंगे 16 मॉड्यूलो 10 जो कि है 6 और डायरेक्ट हैश टेबल के इंडेक्स 6 पर जाके चेक कर लेंगे। एक ही स्टेप में सर्च कंप्लीट। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी आ सकते हैं जिसे कहते हैं कोलिजन। सोचो, अगर हमारी लिस्ट में 16 के साथ साथ 26 भी होता तो 26 मॉड्यूलो 10 वो भी तो 6 ही होता। अब एक ही इंडेक्स यानी 6 पर 2 एलिमेंट्स तो आ नहीं सकते। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अलग टेक्निक्स होती हैं जिसे कोलिजन रेजोल्यूशन कहते हैं, जो कि एक थोड़ा एडवांस टॉपिक है बट आपको पता होना चाहिए।
ओके, सो हमने तीनों मेथड्स कवर कर लिए हैं। चलिए अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करते हैं जो आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेंगी कि लॉजिक कैसे बिल्ड करना है और कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं जिससे बचना है। देखो, सबसे कॉमन गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है इंडेंटेशन एरर। याद रखो, पाइथन स्पेसिंग को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। दूसरी गलती, बाइनरी सर्च में फर्स्ट या लास्ट की वैल्यू अपडेट करना भूल जाना। इससे इन्फिनिट लूप बन जाता है और प्रोग्राम क्रैश। एक और, व्हाइल लूप की कंडीशन फर्स्ट लेस देन इक्वल टू लास्ट की जगह गलती से फर्स्ट लेस देन लास्ट लिख देना। इससे एक एलिमेंट चेक होने से ही रह जाएगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना मार्क्स कट जाते हैं। अब लॉजिक कैसे बिल्ड करें? सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। अगर क्वेश्चन में लिखा है अनसॉर्टेड लिस्ट, तो आंख बंद करके लीनियर सर्च यूज करो। अगर सॉर्टेड लिस्ट मेंशन्ड है तो फॉर श्योर बाइनरी सर्च बेस्ट है। और अगर क्वेश्चन में काउंट या सम करने को कहा है तो एक काउंटर या सम वेरिएबल बनाओ जो 0 से स्टार्ट हो। बेसिकली अगर क्वेश्चन फाइंड या सर्च बोल रहा है तो समझ जाओ कि इसी चैप्टर का लॉजिक यूज होने वाला है। ये सिंपल क्लूज आपको सही अप्रोच चूज करने में बहुत हेल्प करेंगे। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही कोडिंग कॉन्सेप्ट्स सिंपल वे में समझने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी हेल्प मिलेगी बोर्ड्स के लिए। तो इस लेक्चर में हमने सर्चिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स, उनका सिंटैक्स और कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से क्लियर कर ली है। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम रिसोर्सेज जैसे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पिन कमेंट में है। और अगर आपको आगे के चैप्टर्स का रिवीजन भी ऐसे ही सिंपल तरीके से करना है तो चैनल को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक कीप। सोचो, एग्जाम में एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आता है और आपको समझ ही नहीं आता कि कोड स्टार्ट कहाँ से करें। इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम कंप्यूटर साइंस को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम इस चैप्टर को डिटेल में कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक और कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ। तो ये है हमारा आज का लेक्चर प्लान। सबसे पहले हम बेसिक्स से शुरू करेंगे, डेटा आखिर है क्या। फिर हम डेटा के टाइप्स और उसकी प्रोसेसिंग को समझेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स देखेंगे जो एनालिसिस में काम आते हैं। सेक्शन 4 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें हम एक बोर्ड लेवल प्रॉब्लम को आराम से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। और फाइनली सेक्शन 5 में कुछ कॉमन एरर्स और लॉजिक पैटर्न्स डिस्कस करके सब कुछ अच्छे से रीकैप कर लेंगे। हाँ, और अगर आपको इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स और नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पिन कमेंट में दिया हुआ है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। आखिर ये डेटा है क्या और ये हमारी डिसीजन मेकिंग के लिए, यानी सही फैसले लेने के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? चलो पता करते हैं। देखिए, डेटा का मतलब सिर्फ नंबर्स या टेक्स्ट नहीं होता। असल में ये फैक्ट्स हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको हम हर रोज़ हर जगह यूज़ करते हैं। जैसे आपको कॉलेज चूज़ करना है तो आप क्या देखते हो? प्लेसमेंट डेटा, राइट? स्पोर्ट्स टीम को स्ट्रैटेजी बनानी है तो वो ओपोनेंट का परफॉर्मेंस डेटा एनालाइज करते हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट पॉलिसीज भी सेंसस डेटा पर डिपेंड करती हैं। और बैंक्स आपके हर ट्रांजैक्शन का डेटा रखते हैं। तो एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो डेटा ही एक स्मार्ट डिसीजन लेने का फाउंडेशन है। ठीक है, अब जब हमें ये पता चल गया है कि डेटा इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो चलो इसके अलग अलग फॉर्म्स को समझते हैं। मोटे तौर पर डेटा 2 मेन टाइप्स का होता है। एक होता है स्ट्रक्चर्ड और दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड। आइए देखते हैं कि इनमें आखिर फर्क क्या है। तो जैसा मैंने बताया, डेटा के 2 मेन टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में, एक वेल डिफाइंड फॉर्मेट में होता है। आप इसको एक नीट टेबल की तरह इमेजिन कर सकते हो जिसमें प्रॉपर रोज और कॉलम्स होते हैं। दूसरी तरफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता। ये टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोज या सोशल मीडिया पोस्ट्स का एक मिक्स हो सकता है। जैसे एक न्यूज़पेपर आर्टिकल, इसमें टेक्स्ट भी है, इमेज भी है, लेकिन कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। ये स्लाइड स्ट्रक्चर्ड डेटा का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक शॉप के इन्वेंट्री का डेटा। यहाँ देखिए, हर कॉलम एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट बता रहा है, मॉडल नंबर, प्रोडक्ट नेम, यूनिट प्राइस और आइटम्स इन इन्वेंट्री। और हर रो एक पर्टिकुलर आइटम की पूरी जानकारी दे रही है। जब डेटा इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होता है ना, तो उस पर कैलकुलेशंस करना, उससे एनालाइज करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, अब डेटा को यूज़ करने के लिए उसे प्रोसेस करना पड़ता है। इसके 3 सिंपल से स्टेप्स होते हैं। पहला है इनपुट, यानी डेटा को कलेक्ट करना। फिर आता है प्रोसेसिंग, जहां उस डेटा पर कैलकुलेशंस या एनालिसिस की जाती है। और फाइनली हमें मिलता है आउटपुट, यानी कि फाइनल इन्फॉर्मेशन या रिजल्ट्स। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल सोचो। जब आप एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड फॉर्म ऑनलाइन भरते हो, आपकी डिटेल्स एंटर करना इनपुट है, सिस्टम का उन डिटेल्स को वेरीफाई करना प्रोसेसिंग है,
और आपका एडमिट कार्ड जनरेट होकर आना आउटपुट है। बिल्कुल वही साइकिल है। चलिए, अब हम डेटा को एनालाइज करने के कुछ कोर टूल्स देखते हैं। जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है तो ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हमें उससे समराइज करके एक ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट करने में हेल्प करती हैं जिसे हम आसानी से समझ सकें। आज हम फोकस करेंगे मीन, मीडियन और मोड पर। सबसे पहले है मीन, जिसका सिंपल मतलब है एवरेज। हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देते हैं। ये डेटा का सेंटर फाइंड करने का सबसे कॉमन तरीका है, लेकिन इसकी कमजोरी भी है। ये एक्सट्रीम वैल्यूज यानी आउटलायर्स से काफी इफेक्ट हो जाता है। मान लो आपके मार्क्स हैं 90, 85, 92 और एक सब्जेक्ट में गलती से 15 आ गए, तो ये जो 15 है ना, ये आपके एवरेज को काफी नीचे खींच देगा, जो शायद आपकी ट्रू परफॉर्मेंस ना दिखाए। अब इसको पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमने हाइट्स नाम की एक लिस्ट बना ली। फिर पाइथन के बिल्ट इन सम फंक्शन से इस लिस्ट का टोटल निकाल लिया। इसके बाद लेन फंक्शन से हमने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए और आखिर में टोटल को काउंट से डिवाइड करके मीन कैलकुलेट कर लिया, बिल्कुल फॉर्मूला की तरह, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन को समझने के लिए मीन वाले मार्क्स का एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। मीन आपकी क्लास का एवरेज स्कोर था, जो एक टॉपर या एक फेल होने वाले स्टूडेंट से काफी ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन मीडियन उस स्टूडेंट का स्कोर है जो रैंक वाइज बिल्कुल बीच में आता है। इस पर एक्सट्रीम वैल्यूज का यानी उस 15 नंबर का असर नहीं होता। इसलिए ये डेटा का ट्रू सेंट्रल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली जब डेटा में आउटलायर्स मौजूद हो। और तीसरा टूल है मोड। मोड वो वैल्यू है जो डेटा सेट में सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है। जैसे हमारे स्टूडेंट्स की हाइट वाले एग्जाम्पल में 110 3 बार आया है, तो वही हमारा मोड होगा। एक डेटा सेट में एक से ज्यादा मोड भी हो सकते हैं, या हो सकता है कोई मोड हो ही ना, अगर सारी वैल्यूज सिर्फ एक एक बार आई हों। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, इससे और स्टूडेंट्स तक ये पहुंच पाएगा। ओके, थियोरी तो क्लियर हो गई, अब टाइम है इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करने का। हम एक बोर्ड लेवल प्रॉब्लम लेंगे और उसको बिल्कुल शुरू से एंड तक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से समझते हैं। हमें एक शहर का 7 दिन का टेम्परेचर एक लिस्ट में दिया हुआ है। हमें 2 चीज़ें निकालनी है, पहला एवरेज टेम्परेचर यानी कि मीन, और दूसरा टेम्परेचर रेंज। रेंज का सिंपल मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। कोड लिखने से पहले हमेशा लॉजिक सोचना चाहिए। हमारा अप्रोच क्या होगा? स्टेप 1, हम दिए गए टेम्परेचर्स को एक पाइथन लिस्ट में स्टोर करेंगे। स्टेप 2, मीन के लिए हम लिस्ट का सम निकालेंगे और उसे लिस्ट की लेंथ से डिवाइड कर देंगे। स्टेप 3, रेंज के लिए हम लिस्ट में से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे और उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लकीली पाइथन में इसके लिए बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, मैक्स और मिन। स्टेप 4, फाइनली हम रिजल्ट्स को अच्छे से फॉर्मेट करके प्रिंट कर देंगे। तो ये है हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। स्क्रीन पर आप पूरा कोड देख सकते हैं। इसमें हमने पहले लिस्ट बनाई है, फिर मीन कैलकुलेट किया है, उसके बाद रेंज, और आखिर में दोनों रिजल्ट्स को प्रिंट कर दिया है। अब चलिए इसको लाइन बाय लाइन ब्रेक डाउन करके समझते हैं, जैसे बोर्ड पर समझते हैं। चलो अब इसका ड्राई रन करते हैं, मतलब सोचते हैं कि कंप्यूटर इसे कैसे एग्जीक्यूट करेगा। लाइन 1, कंप्यूटर टेम्प नाम का एक लिस्ट बनाएगा और उसमें सारी टेम्परेचर वैल्यू स्टोर कर देगा। सिंपल है। लाइन 2, फिर वो सम टेम्प फंक्शन रन करेगा। ये इन सारी वैल्यूज को ऐड करेगा, 34 + 34 68 + 27 95, ऐसे करते करते टोटल आएगा 218। ये 218 टोटल टेम्प वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। लाइन 3, अब हमें काउंट चाहिए, आखिर कितने दिन का डेटा है, तो लेन टेम्प फंक्शन लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं ये काउंट करेगा। यहाँ 7 है, तो काउंट डेज वेरिएबल की वैल्यू 7 हो गई। लाइन 4, अब मीन टेम्प कैलकुलेट होगा। कंप्यूटर 218 को 7 से डिवाइड करेगा और रिजल्ट, जो कि 31.14 के आसपास है, मीन टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो हमारा पहला आंसर आ गया। लाइन 5 और 6, अब आते हैं रेंज पर। इसके लिए हमें मैक्स और मिन चाहिए, तो मैक्स टेम्प फंक्शन लिस्ट में से सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढेगा जो 34 है, और मिन टेम्प सबसे छोटी वैल्यू यानी 27 ढूंढ लेगा। लाइन 7, फाइनली टेम्प रेंज में 34 - 27 यानी 7 स्टोर हो जाएगा, और इस तरह से हमारा दूसरा आंसर भी आ गया। अगर ये लॉजिक समझ आ गया है तो ऑनेस्टली आपका कोडिंग स्ट्रांग हो रहा है। इसी तरह कंटिन्यू रखो। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आते हैं फाइनल सेक्शन पर। यहाँ हम कुछ कॉमन लॉजिक पैटर्न्स देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस में बार बार रिपीट होते हैं, और कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स अक्सर कर जाते हैं।
ये कुछ कॉमन पैटर्न्स हैं जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक स्टार्टिंग पॉइंट देंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ काउंट करने को कहा है तो ऑलमोस्ट हमेशा एक काउंटर वेरिएबल बनेगा जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 होगी। अगर सम निकालना है तो भी एक वेरिएबल बनेगा 0 से। अगर लिस्ट के हर आइटम पर कुछ काम करना है तो सबसे आसान तरीका है फॉर लूप यूज करना। और अगर लिस्ट में से मैक्स या मिन निकालना है बिना बिल्ट इन फंक्शन के, तो हम पहले एलिमेंट को मैक्स या मिन मान लेते हैं और फिर लूप चलाकर बाकी सबसे कंपेयर करते जाते हैं। एक बहुत ही कॉमन एरर जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है लूप की कंडीशन गलत लिख देना। यहाँ स्क्रीन पर देखो, अगर i 10 से स्टार्ट हो रहा है और हर बार बढ़ रहा है तो while i greater than 0 की कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, क्योंकि 10 भी 0 से बड़ा है, 11 भी, 12 भी एंड सो ऑन। इसकी वजह से आपका प्रोग्राम एक इन्फिनिट लूप में फंस जाएगा और कभी एंड नहीं होगा। इसलिए हमेशा याद रखो कि लूप की कंडीशन को डबल चेक करना बहुत ज़रूरी है। एंड करने से पहले ये एक बेहतरीन कोट है। ये हमें याद दिलाता है कि डेटा प्रोसेस करना ही सब कुछ नहीं है। हमारा असली गोल डेटा से इन्फॉर्मेशन निकालना, इन्फॉर्मेशन से नॉलेज गेन करना और अल्टीमेटली उस नॉलेज से अंडरस्टैंडिंग और विजडम हासिल करना है। कोड लिखना तो बस पहला स्टेप है। तो इस लेक्चर में हमने डेटा के कॉन्सेप्ट्स, उसके टाइप्स और उसको एनालाइज करने के स्टैटिस्टिकल टूल्स को डिटेल में समझा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमने एक बोर्ड लेवल प्रॉब्लम को अप्रोच करना और लाइन बाय लाइन सॉल्व करना सीखा। अगर आपको इम्पॉर्टेंट एग्जाम रिसोर्सेज जैसे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पिन फॉर्मेट में दिया हुआ है। और अगर आपको और चैप्टर्स का रिविजन चाहिए तो चैनल को फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सोचो एग्जाम में एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आता है और आपको समझ ही नहीं आता कि कोड स्टार्ट कहाँ से करें। इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम कंप्यूटर साइंस को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में कवर करेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक और कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ। और हाँ, अगर आपको इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स और नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पिन कमेंट में दिया हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, हमारा सफ़र एक प्रॉब्लम से स्टार्ट होगा। हम समझेंगे कि पुराने फाइल सिस्टम्स में आखिर परेशानी क्या थी। फिर हम उसके सॉल्यूशन यानी डीबीएमएस से मिलेंगे। उसके बाद हम आरडीबीएमएस और उसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे टेबल्स और कीज़ को डिटेल में देखेंगे। फिर थ्योरी के बाद हम एक बोर्ड लेवल एसक्यूएल क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। और एंड में हम वो कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में बिल्कुल नहीं करनी है और सब कुछ रिवाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। सोचो आपके स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर। टीचर हर दिन हर बच्चे के नाम के आगे P या A लिखती है, राइट? बस यही हमारा पुराना तरीका था डेटा स्टोर करने का, जिसे हम फाइल सिस्टम कहते हैं। पर इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। चलो इस मैनुअल सिस्टम की परेशानियों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली है डेटा रिडंडेंसी। इसका मतलब क्या है? सोचो, एक ही स्टूडेंट का नाम और रोल नंबर हर महीने के रजिस्टर में बार बार लिखा जाता है। कितनी स्टोरेज वेस्ट हो रही है। दूसरी प्रॉब्लम, डेटा इनकंसिस्टेंसी। मान लो ऑफिस फाइल में स्टूडेंट का नाम अमित कुमार है और टीचर ने गलती से रजिस्टर में अमित के लिख दिया। अब डेटा मैच ही नहीं कर रहा। सेम स्टूडेंट पर 2 अलग नाम। तीसरी चीज, डिफिकल्टी इन एक्सेस। अगर आपसे पूछा जाए कि एक स्टूडेंट पिछले 6 महीने में कितने दिन एब्सेंट था, तो आपको 6 अलग अलग रजिस्टर ढूंढने पड़ेंगे। कितना मुश्किल काम है। फिर है डेटा आइसोलेशन, यानी स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल्स वाली फाइल और अटेंडेंस फाइल का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। और आखिर में नो कंट्रोल शेयरिंग। कोई भी रजिस्टर उठाकर उसमें चेंजेस कर सकता है, कोई सिक्योरिटी, कोई कंट्रोल नहीं है। तो इन सारी परेशानियों का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एक सॉफ्टवेयर, एक पूरा सिस्टम जिसे हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस। ये डेटा को हैंडल करने का एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट तरीका है। तो ये डीबीएमएस आखिर है क्या? बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे यानी यूज़र और डेटाबेस के बीच एक ब्रिज का काम करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सारे डेटा को एक सेंट्रल जगह पे स्टोर करता है। इससे होता क्या है, डेटा रिडंडेंसी कम हो जाती है, बार बार सेम चीज़ नहीं लिखनी पड़ती। और जब डेटा एक ही जगह होगा तो इनकंसिस्टेंसी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। हम डेटा को ईजिली एक्सेस, मॉडिफाई और मैनेज कर सकते हैं। MySQL और Oracle इसके कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं। अब डीबीएमएस के अंदर जो सबसे पॉपुलर मॉडल है वो है आरडीबीएमएस यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें सारा डेटा टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप स्प्रेडशीट्स में देखते हैं, रोज और कॉलम्स में, और ये टेबल्स आपस में कनेक्टेड रहती हैं। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझते हैं जो एग्जाम्स में आते ही आते हैं। टेबल को हम ऑफिशियली रिलेशन कहते हैं।
टेबल की हर एक रो, जैसे एक स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड, उसको टपल कहते हैं। हर कॉलम, जैसे नेम या रोल नंबर, उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। एक कॉलम में किस टाइप की वैल्यूज आ सकती हैं, जैसे रोल नंबर में सिर्फ इंटीजर्स, उसको डोमेन कहते हैं। एक टेबल में टोटल कितने कॉलम्स हैं, वो उसकी डिग्री है, और टोटल कितनी रोज हैं, वो उसकी कार्डिनैलिटी है। ये टर्म्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं RDBMS के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर। वो है टेबल्स को आपस में लिंक करना। और ये लिंकिंग होती है कीज की मदद से। कीज बेसिकली स्पेशल कॉलम्स होते हैं जो डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने और टेबल्स के बीच एक रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले आती है प्राइमरी की। ये वो कॉलम है जिसकी वैल्यू हर रो के लिए यूनिक होती है, जैसे स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर। 2 स्टूडेंट्स का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता, और प्राइमरी की कभी खाली यानी नल नहीं हो सकती। फिर आती है कैंडिडेट की। ये वो सारे कॉलम्स होते हैं जो प्राइमरी की बनने के लायक हैं, मतलब जिनकी वैल्यू यूनिक होती है। मान लो गार्डियन टेबल में GUID और GPhone दोनों यूनिक हैं, तो ये दोनों कैंडिडेट कीज हैं। अब सोचो, अगर एक कॉलम से काम ना चले, कभी-कभी एक से ज्यादा कॉलम को मिलाकर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ता है। इसे कहते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। जैसे अटेंडेंस टेबल में हम रोल नंबर और अटेंडेंस डेट को मिला सकते हैं। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, फॉरेन की। ये एक टेबल का वो कॉलम होता है जो दूसरे टेबल की प्राइमरी की को पॉइंट करता है। यही वो ब्रिज है जो 2 टेबल्स को कनेक्ट करता है। इस इमेज को ध्यान से देखो। यहाँ स्टूडेंट टेबल में GUID एक फॉरेन की है। ये एरो साफ दिखा रहा है कि ये गार्डियन टेबल की GUID कॉलम को रेफर कर रहा है, जो वहाँ पर प्राइमरी की है। इसी कनेक्शन से हम एक स्टूडेंट को उसके गार्डियन से लिंक कर पा रहे हैं। ये कनेक्शन ही RDBMS की जान है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, इससे और स्टूडेंट्स तक ये पहुंच पाएगा। चलिए, अब तक हमने थ्योरी समझी, अब इसको अप्लाई करते हैं। हम SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज करके डेटाबेस से इंफॉर्मेशन निकालेंगे। SQL वो लैंग्वेज है जिससे हम डेटाबेस से बात करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, क्वेश्चन को आराम से समझो। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है स्टूडेंट्स के नाम यानी S नेम। और कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि वो 2018-9-1 को एब्सेंट होनी चाहिए, यानी जिनका स्टेटस A था। सिंपल। ओके, अब हमारा थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा? स्टूडेंट का नाम यानी S नेम स्टूडेंट टेबल में है, और एब्सेंट होने की इन्फॉर्मेशन यानी A स्टेटस और डेट वो अटेंडेंस टेबल में है। दोनों टेबल्स अलग अलग हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है? रोल नंबर। तो हमें रोल नंबर का यूज करके इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी हम एक टेबल से नाम और दूसरे से कंडीशन उठा पाएंगे। चलो, अब कोड लिखना शुरू करते हैं, बिल्कुल लाइन बाय लाइन। पहला स्टेप, हमें आउटपुट में क्या दिखाना है? स्टूडेंट का नाम। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट S नेम। सेलेक्ट क्लॉज बताता है कि कौन सा कॉलम हमें रिजल्ट में दिखाना है। ठीक है, अब स्टेप 2, ये डेटा आएगा कहाँ से? ये डेटा 2 टेबल से आएगा, स्टूडेंट और अटेंडेंस। तो हम लिखेंगे फ्रॉम स्टूडेंट जॉइन अटेंडेंस। पर इनको ज्वाइन कैसे करना है? ज्वाइन करने की कंडीशन है ऑन स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल्स अटेंडेंस डॉट रोल नंबर। ये लाइन डेटाबेस को बता रही है कि जहां जहां दोनों टेबल्स में रोल नंबर मैच करे, उन रोज को एक साथ जोड़ दो। फाइनल स्टेप, हमें सारे जॉइंट रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो रिकॉर्ड्स चाहिए जहां अटेंडेंस डेट 2018-901 हो और अटेंडेंस स्टेटस A हो। इसके लिए हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। तो हमने कंडीशंस ऐड कर दी, वेयर अटेंडेंस डेट इक्वल्स टू 2018-901 एंड अटेंडेंस स्टेटस इक्वल्स टू A। सेमीकोलन से क्वेरी एंड होती है। ये हमारी फाइनल क्वेरी बन गई। तो जब ये क्वेरी चलेगी तो आउटपुट ऐसा दिखेगा। डेटाबेस पहले दोनों टेबल्स को रोल नंबर पर ज्वाइन करता है, फिर वो सिर्फ उन्हीं रोज को रखता है जहां डेट 2018-09-1 और स्टेटस A है, और आखिर में उन बची हुई रोज में से सिर्फ S नेम कॉलम हमें रिजल्ट में दिखाता है। इसीलिए हमें रिजल्ट में तालीम शाह और अली शाह मिलते हैं। अगर आपको ऐसे ही कोडिंग कॉन्सेप्ट सिंपल वे में समझने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी हेल्प मिलेगी बोर्ड्स के लिए। चलिए, अब फाइनल सेक्शन पर आते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स एग्जाम्स में ऐसी क्वेरीज लिखते वक्त क्या कॉमन गलतियां करते हैं, ताकि आप उन्हें अवॉइड कर सकें। सबसे बड़ी गलती होती है रॉन्ग जॉइन कंडीशन। स्टूडेंट्स रोल नंबर की जगह S नेम पर ज्वाइन कर देते हैं। याद रखो, नाम सेम हो सकते हैं जैसे अलीशा, पर रोल नंबर हमेशा यूनिक होता है।
हमेशा प्राइमरी की और फॉरेन की पर ज्वाइन करो। दूसरी गलती, वेयर क्लॉज लिखना भूल जाना। अगर आप कंडीशन नहीं लगाओगे तो सारे स्टूडेंट्स का डेटा आ जाएगा, फिल्टर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। और तीसरी छोटी मोटी सिंटैक्स एरर्स, सिलेक्ट के बाद कॉमा भूल गए, डेट को सिंगल कोट्स में नहीं डाला या लास्ट में सेमीकोलन मिस कर दिया। इन गलतियों से पूरी क्वेरी फेल हो जाती है। तो ये था हमारा डीप डाइव डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स में। हमने फाइल सिस्टम की प्रॉब्लम से शुरू किया, डीबीएमएस और आरडीबीएमएस को समझा, कीज की पावर देखी और एक बोर्ड लेवल एसक्यूएल क्वेरी को सॉल्व करना भी सीखा। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स अब आपके लिए क्लियर हैं। अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स या और इम्पोर्टेंट एग्जाम रिसोर्सेज चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, लिंक पिंड कमेंट में है। आगे और चैप्टर्स की रिवीजन के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। सोचो एग्जाम में एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आता है और आपको समझ ही नहीं आता कि कोड स्टार्ट कहां से करें। ये प्रॉब्लम, ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन है। इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम कंप्यूटर साइंस को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम एसक्यूएल चैप्टर को डिटेल में कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक और कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले टूल को समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी एसक्यूएल। ये वो भाषा है जो आपको डेटाबेस के क्वेश्चंस में फुल मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगी। ये है हमारा आज का प्लान। हम बेसिक से स्टार्ट करके बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तक सब कुछ कवर करेंगे। और हाँ, अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स या इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पिन कमेंट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले सेक्शन 1 समझते हैं कि ये एसक्यूएल आखिर है क्या। देखो, एसक्यूएल एक स्पेशल लैंग्वेज है। इसका काम है डेटाबेस से बात करना। जैसे हम आपस में हिंदी या इंग्लिश में बात करते हैं, वैसे ही हम एसक्यूएल यूज करके माईएसक्यूएल जैसे डेटाबेसेस से कहते हैं कि डेटा स्टोर करो, डेटा बदलो या हमें डेटा निकाल कर दो। तो सवाल ये है कि एसक्यूएल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके कुछ सिंपल रीजंस हैं। पहली बात, इसके कमांड्स इंग्लिश वर्ड्स जैसे हैं। सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर समझने में आसान है। दूसरा, ये केस इनसेंसिटिव है, तो आप कैपिटल सेलेक्ट लिखो या स्मॉल सेलेक्ट, एक ही बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें सिर्फ ये बताना है कि क्या डेटा चाहिए। डेटाबेस से डेटा कैसे निकालना है वो टेंशन आरडीबीएमएस की है, हमारी नहीं। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। सेक्शन 2, टेबल बनाना और उसमें डेटा भरना। हमारा गोल है ये एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करना। इसमें एम्प्लॉय का नंबर, नाम, सैलरी, बोनस और डिपार्टमेंट आईडी है। पूरे लेक्चर में हम इसी टेबल पर काम करेंगे। ओके, तो टेबल बनाने का पहला स्टेप है उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना। इसके लिए हम क्रिएट टेबल कमांड यूज करते हैं। अब इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। EMPNO इंटीजर प्राइमरी की, इसका मतलब है कि EMPNO कॉलम में इंटीजर वैल्यूज आएंगी और यह प्राइमरी की है, यानी यूनिक होगी। इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आ सकती। ENAME वारका 20 का मतलब है नाम के लिए मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। सैलरी फ्लोट डेसिमल वैल्यूज के लिए है। और डेप्ट ID CH3 का मतलब है फिक्स्ड 3 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग, जैसे D01। स्ट्रक्चर बन गया, अब डेटा डालते हैं। इसके लिए इंसर्ट इनटू कमांड है। हम वैल्यूज के बाद हर रो का डेटा उसी ऑर्डर में लिखते हैं जिस ऑर्डर में कॉलम्स बनाए थे। पहले EMPNO, फिर ENAME, फिर सैलरी। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर चलते हैं, जहां से बोर्ड्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन 3, सिलेक्ट कमांड, यानी डेटा को टेबल से निकालना। सबसे बेसिक सवाल, मान लो मुझे टेबल में जो कुछ भी है सब देखना है। कैसे करेंगे? इसके लिए कमांड है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। यहाँ स्टार, जिसे हम स्टार या एस्ट्रिस्क कहते हैं, इसका मतलब है ऑल कॉलम्स। तो ये कमांड कह रही है एम्प्लॉय टेबल से सारे कॉलम्स सेलेक्ट करो। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अब थोड़ा स्पेसिफिक होते हैं। मुझे सारी डिटेल्स नहीं चाहिए, सिर्फ नाम और सैलरी देखनी है। इसके लिए हम स्टार की जगह उन कॉलम्स के नाम लिख देंगे जो हमें चाहिए, जैसे सेलेक्ट ENAME सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। जितने भी कॉलम चाहिए उन्हें कॉमा से सेपरेट करके लिख दो। अब आती है कंडीशन। मुझे सारे एम्प्लॉयज नहीं, सिर्फ वो चाहिए जिनकी सैलरी 40,000 से ज्यादा है। इसको कहते हैं डेटा फिल्टर करना। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है हम यूज करते हैं वेयर क्लॉज। हमने यहां लिखा वेयर सैलरी ग्रेटर देन 40,000। डेटाबेस अब हर रो को चेक करेगा और जहां भी सैलरी 40,000 से ज्यादा मिलेगी सिर्फ वही रोज आउटपुट में आएंगी। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप Amazon पर फिल्टर लगाते हो शूज अंडर 2000, वो फिल्टरिंग वेयर क्लॉज से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप टेबल देखें तो D01 डिपार्टमेंट मल्टीपल टाइम्स आ रहा है।
मुझे सिर्फ यूनिक डिपार्टमेंट्स की लिस्ट चाहिए, बिना किसी रेपिटेशन के। डुप्लीकेट वैल्यूज हटाने के लिए एक स्पेशल कीवर्ड है डिस्टिंक्ट। हम लिखेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डीपीटी आईडी फ्रॉम एम्प्लॉई। इससे हर डिपार्टमेंट का नाम आउटपुट में सिर्फ एक बार ही शो होगा। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर लग रहा है तो इस लेक्चर को लाइक कर देना, इससे और स्टूडेंट्स तक ये पहुंच पाएगा। चलिए अब देखते हैं कि इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके एक्चुअल बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। पहला सवाल, उन सभी एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स दिखाओ जो या तो डिपार्टमेंट D01 में काम करते हैं या फिर डिपार्टमेंट D02 में। इसको सॉल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप सोचेंगे। पॉइंट 1, क्वेश्चन कह रहा है डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। इसका मतलब सारे कॉलम्स चाहिए, तो हम यूज करेंगे सेलेक्ट स्टार। पॉइंट 2, डेटा कौन सी टेबल से आएगा? क्लियरली फ्रॉम एम्प्लॉय। पॉइंट 3, कंडीशन क्या है? डिपार्टमेंट या तो D01 हो या D02 हो। जब भी क्वेश्चन में या और की कंडीशन हो, हम और ऑपरेटर यूज करेंगे। तो इन सब स्टेप्स को मिलाकर हमारी फाइनल क्वेरी बनेगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डेप्ट आईडी इक्वल्स टू D01 और डेप्ट आईडी इक्वल्स टू D02। यहाँ और ऑपरेटर ये एंश्योर करता है कि अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो रो सिलेक्ट हो जाएगी। अब इसका ड्राई रन सोचो, जैसे कंप्यूटर सोचता है। डेटाबेस पहली रो देखेगा आलिया, जिसका डेप्ट आईडी D02 है। कंडीशन चेक होगी, डेप्ट आईडी इक्वल्स D01 फॉल्स और डेप्ट आईडी इक्वल्स D02 ट्रू। क्योंकि एक कंडीशन ट्रू हो गई, ये रो आउटपुट में आ जाएगी। फिर कृतिका, डेप्ट आईडी D01, डेप्ट आईडी इक्वल्स D01 ट्रू, ये भी आ जाएगी। फिर आएगा जोसेफ, डेप्ट आईडी D03। यहाँ दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तो ये रो स्किप हो जाएगी। इस तरह से फाइनल आउटपुट बनेगा। अगर आपको ऐसी कोडिंग कॉन्सेप्ट सिंपल वे में समझने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी हेल्प मिलेगी बोर्ड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत कॉमन टाइप है। उन एम्प्लॉयज़ के नाम डिस्प्ले करो जिनके नाम में एस आता हो, जैसे जोसेफ में एस है या वर्जीज में है, कहीं पर भी। स्ट्रिंग के अंदर का कोई हिस्सा यानी सब स्ट्रिंग सर्च करने के लिए हम लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं और इसके साथ यूज होता है %, एक परसेंटेज साइन। ये एक वाइल्ड कार्ड है जिसका मतलब है कुछ भी या कुछ नहीं। तो लाइक %से% का मतलब हुआ नाम में कहीं भी से आना चाहिए, उसके आगे कुछ भी हो पीछे कुछ भी हो चलता है। इस क्वेरी का आउटपुट आएगा जोसेफ और वर्जीज, क्योंकि इन दोनों के नाम में से सबस्ट्रिंग है। डेटाबेस हर एम्प्लॉय के नाम को इस पैटर्न से मैच करेगा और जहां मैच मिलेगा उसे आउटपुट में डाल देगा। चलिए अब थोड़ा लॉजिक बिल्डिंग और उन कॉमन मिस्टेक्स पर फोकस करते हैं ताकि एग्जाम में गलती ना हो। ये कुछ कॉमन पैटर्न्स हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। क्वेश्चन में अगर फिल्टर, कंडीशन या हुज जैसा कुछ है तो वेयर यूज होगा। यूनिक या डिफरेंट वर्ड है तो डिस्टिंक्ट यूज होगा। स्ट्रिंग सर्च के लिए लाइक, और सबसे इंपॉर्टेंट मिसिंग वैल्यूज यानी नल को चेक करने के लिए हमेशा आइजनल यूज होता है। सबसे कॉमन गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं। याद रखो, नल का मतलब 0 नहीं है, इसका मतलब है वैल्यू नॉट अवेलेबल या मिसिंग। इसलिए बोनस इक्वल्स टू नल कभी काम नहीं करेगा, ये गलत है। हमेशा बोनस इज नल या बोनस इज नॉट नल यूज करना है। इस पॉइंट को दिमाग में बिठा लो। अगर ये लॉजिक समझ आ गया है तो ऑनेस्टली आपका कोडिंग स्ट्रांग हो रहा है। इसी तरह कंटिन्यू रखो। ओके, तो अब एक क्विक रीकैप करते हैं और देखते हैं कि ये सब रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने टेबल का स्ट्रक्चर बनाना सीखा क्रिएट टेबल से, फिर डेटा डालना सीखा इंसर्ट इनटू से, और डेटा निकालने के लिए सिलेक्ट फ्रॉम वेयर का कॉम्बिनेशन यूज किया जो हर क्वेरी का बेस है। साथ ही डिस्टिंक्ट, लाइक और एज नल जैसे इंपॉर्टेंट टूल्स भी देखें। आपको शायद लगता होगा ये सब सिर्फ एग्जाम्स के लिए है, पर जब आप अपने फोन में किसी कॉन्टैक्ट को सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए टाइप करते हैं, तो बैकग्राउंड में ऐसी एक एसक्यूएल क्वेरी चलती है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स वेयर नेम लाइक A%। एसक्यूएल आपके आसपास हर जगह है। तो अब बताओ, इस सब के बाद बोर्ड एग्जाम के एसक्यूएल क्वेश्चन से डर लगेगा या कॉन्फिडेंस आएगा? तो आज के इस लेक्चर के बाद आई होप एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके लिए एकदम क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक पिन कमेंट में है, और आगे के चैप्टर्स के रिवीजन के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलना। सोचो, एग्जाम में एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आता है और आपको समझ ही नहीं आता कि कोड स्टार्ट कहाँ से करें। इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम कंप्यूटर साइंस को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम इस चैप्टर डेटा कम्युनिकेशन को डिटेल में कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक और कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ। अगर आपको इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स और नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पिन कमेंट में दिया हुआ है।
तो चलिए शुरू करते हैं। कभी आपने सोचा इस बारे में कि आप यहाँ इंडिया में बैठे एक हाई का मैसेज टाइप करते हो और एंटर दबाते ही वो लिटरली कुछ ही सेकंड्स के अंदर अमेरिका में बैठे आपके दोस्त तक पहुंच जाता है। ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है जिससे हम कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन। और आज हम इसी सिस्टम के हर एक पार्ट को बिल्कुल आराम से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कम्युनिकेशन के बिल्कुल बेसिक्स, उसके फंडामेंटल्स को समझते हैं कि आखिर ये पूरा प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है और काम कैसे करता है। देखो, डेटा कम्युनिकेशन का मतलब बहुत ही सिंपल है, डेटा का एक्सचेंज। अब ये डेटा कुछ भी हो सकता है, आपका टेक्स्ट मैसेज, कोई फोटो, ऑडियो फाइल या वीडियो। जब ये डेटा दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच में किसी मीडियम के थ्रू एक्सचेंज होता है तो उस पूरे प्रोसेस को हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक लेटर लिखकर पोस्ट करते हो। तो ये हमेशा याद रखना कि हर डेटा कम्युनिकेशन, चाहे वो कितना भी सिंपल या कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, इन 5 ज़रूरी हिस्सों से यानी इन 5 फंडामेंटल कंपोनेंट से ही बना होता है। चलिए अब एक एक करके इन सबको आराम से देखते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कंपोनेंट है सेंडर। ये वो डिवाइस है जो डेटा भेज रहा है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप अपने मोबाइल से व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो उस केस में आपका मोबाइल फ़ोन सेंडर हुआ। अगर हम अपने लेटर वाले एग्जाम्पल से समझें तो सेंडर वो इंसान है जो चिट्ठी लिख रहा है। इसके बाद दूसरा कंपोनेंट है रिसीवर। ये सेंडर का बिल्कुल ऑपोजिट है। ये वो डिवाइस है जो डेटा को रिसीव कर रहा है, जैसे आपके दोस्त का फ़ोन जिस पर मैसेज आया, या जब आप प्रिंट कमांड देते हो तो आपका प्रिंटर। लेटर वाले केस में ये वो इंसान है जिसे वो चिट्ठी मिलने वाली है। तीसरी चीज़ है मैसेज। ये वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो भेजी जा रही है। आपका टेक्स्ट, जैसे क्या हाल है, आपकी भेजी हुई कोई फोटो या कोई वीडियो फाइल। हमारी लेटर वाली एनालॉजी में ये लेटर के अंदर लिखा हुआ पूरा कंटेंट है। असली चीज़ तो यही है जो भेजी जा रही है। चौथा कंपोनेंट है ट्रांसमिशन मीडियम। ये वो रास्ता है, वो पाथ है जिसके थ्रू मैसेज सेंडर से रिसीवर तक ट्रैवल करता है। ये एक फिजिकल केबल हो सकती है जैसे लैन केबल, या फिर वायरलेस हो सकता है जैसे वाईफाई या आपका मोबाइल नेटवर्क। अपने लेटर के एग्जाम्पल में जो हमारा पोस्टल सर्विस सिस्टम है या जो पोस्टमैन है, वो इस मीडियम का काम करता है। और पांचवां और शायद सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटोकॉल। ये कुछ नहीं, बस सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं जिसे सेंडर और रिसीवर दोनों फॉलो करते हैं ताकि कम्युनिकेशन ठीक से हो पाए। बिना रूल्स के कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। जैसे लेटर पर एड्रेस लिखने का एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है ना, नाम, घर का नंबर, शहर, पिन कोड। अगर आप पिन कोड गलत लिख दो तो लेटर कभी नहीं पहुंचेगा। बस वही काम यहाँ प्रोटोकॉल करता है। तो अब हमें ये पांचों कंपोनेंट समझ आ गए हैं। इनमें से एक था ट्रांसमिशन मीडियम, यानी वो रास्ता। अब हम इसी रास्ते की कैपेसिटी और उसकी स्पीड के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि इसको हम मेजर कैसे करते हैं। इस टॉपिक में स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। बैंडविड्थ और डेटा ट्रांसफर रेट, इन्हें एक सिंपल सी एनालॉजी से समझते हैं। सोचो, बैंडविड्थ एक हाईवे की चौड़ाई है, उसकी विड्थ, जिसे हम हर्ट्ज यानी हर्ट्ज में मेजर करते हैं। जितना चौड़ा हाईवे उतनी ज्यादा गाड़ियां एक साथ ट्रैवल कर सकती हैं। और डेटा ट्रांसफर रेट उस हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों की स्पीड लिमिट है, जिसे हम बिट्स पर सेकंड या बीपीएस में मेजर करते हैं। तो सिंपल है, ज्यादा बैंडविड्थ मतलब डेटा भेजने की कैपेसिटी ज्यादा है। चलिए अब इस थ्योरी को थोड़ा प्रैक्टिकल में अप्लाई करके देखते हैं। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वैसा जैसा आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है। इससे आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़ते हैं। एक यूजर है जो 10 पेज का एक डॉक्यूमेंट 20 सेकंड के अंदर अपलोड करना चाहता है। हमें निकालना है कि इसके लिए रिक्वायर्ड डेटा रेट कितना होगा। हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि एक पेज में 1600 कैरेक्टर्स हैं और एक कैरेक्टर 8 बिट्स के बराबर हैं। हमें आंसर निकालना है बिट्स पर सेकंड यानी बीपीएस में। तो इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा? हमेशा याद रखो, बड़े न्यूमेरिकल्स को हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर लो। स्टेप 1, हम सबसे पहले टोटल कैरेक्टर्स निकालेंगे। स्टेप 2, उन टोटल कैरेक्टर्स को हम टोटल बिट्स में कन्वर्ट करेंगे। और आखिर में स्टेप 3, हम टोटल बिट्स को टोटल टाइम से डिवाइड करके डेटा रेट निकाल लेंगे। एकदम सिंपल। तो सबसे पहले हम टोटल बिट्स निकालते हैं। हमारे पास 10 पेजेस हैं, ओके? हर पेज में 1600 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है? और हर कैरेक्टर 8 बिट्स का है। तो हम बस इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 मल्टीप्लाइड बाय 1600 मल्टीप्लाइड बाय 8। इससे हमें मिलता है 1,28,000 बिट्स। ये हमारा टोटल डेटा का साइज है जो हमें भेजना है। अब आते हैं लास्ट स्टेप पर। डेटा रेट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, टोटल बिट्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। हमने टोटल बिट्स अभी कैलकुलेट किए 128,000 और क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड्स। तो हम 128,000 को 20 से डिवाइड करेंगे।
आंसर आएगा 6400 bps। यही है हमारा फाइनल आंसर। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको क्लियर लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, इससे ये और स्टूडेंट्स तक भी पहुंच पाएगा। हमने प्रोटोकॉल्स की बात पहले की थी कि ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अब थोड़ा और डीप में जाते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये रूल्स इतने ज़रूरी क्यों हैं किसी भी कम्युनिकेशन को स्मूथ और रिलायबल बनाने के लिए। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए आता है फ्लो कंट्रोल का कॉन्सेप्ट। अब इस डायग्राम में देखो, मान लो जो कंप्यूटर A है वो 1024 Mbps की स्पीड से डेटा भेज रहा है, लेकिन जो कंप्यूटर B है वो बेचारा सिर्फ 512 Mbps की स्पीड से ही डेटा रिसीव कर सकता है। तो क्या होगा, सेंडर इतनी तेजी से डेटा भेजेगा कि रिसीवर उसे हैंडल ही नहीं कर पाएगा और बीच में डेटा पैकेट्स ड्रॉप हो जाएंगे। इससे कहते हैं डेटा लॉस। प्रोटोकॉल ही ये इंश्योर करता है कि सेंडर अपनी स्पीड को रिसीवर के हिसाब से एडजस्ट कर ले। तो अब आपको प्रोटोकॉल की इंपॉर्टेंस तो अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम उन कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे जिनके बिना आज का मॉडर्न इंटरनेट चल ही नहीं सकता। पहला है HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी आप अपने ब्राउजर में कोई वेबसाइट का एड्रेस डालते हो, जैसे google.com, तो पता है क्या होता है, आपका ब्राउजर उस वेबसाइट के सर्वर को एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है। सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और जवाब में एक HTTP रिस्पॉन्स भेजता है जिसमें उस वेब पेज का सारा डेटा होता है और फिर आपका ब्राउजर उस डेटा को लेकर आपको वेब पेज दिखा देता है। ये पूरा साइकिल HTTP ही मैनेज करता है। और अब आते हैं इंटरनेट के सबसे बड़े सुपरस्टार पर, TCP/IP। एक प्रोटोकॉल नहीं है बल्कि प्रोटोकॉल्स का एक पूरा ग्रुप, एक पूरा स्वीट है। इंटरनेट पर जो भी कम्युनिकेशन होता है उसकी नींव, उसका फाउंडेशन TCP/IP ही है। अगर आपको ऐसे ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स सिंपल तरीके से समझने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बोर्ड्स के लिए काफी हेल्प मिलेगी। अब इन दोनों का काम अलग अलग है, इसको ध्यान से समझो। IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका काम है नेटवर्क में जुड़े हर डिवाइस को एक यूनिक एड्रेस देना, बिल्कुल आपके घर के एड्रेस की तरह, ताकि डेटा सही जगह पहुंच सके। और TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका काम है आपके बड़े मैसेज को छोटे छोटे टुकड़ों यानी पैकेट्स में तोड़ना और ये गारंटी करना कि सारे पैकेट्स सही सलामत और बिल्कुल सही ऑर्डर में रिसीवर तक पहुंच जाएं, बिल्कुल एक ट्रस्टेड कोरियर सर्विस की तरह। तो इस लेक्चर में हमने डेटा कम्युनिकेशन के बेसिक्स को अच्छे से क्लियर कर लिया है। हमने सबसे पहले 5 मेन कंपोनेंट्स को समझा, फिर डेटा रेट और बैंडविड्थ का डिफरेंस देखा, उसके बाद एक बोर्ड लेवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व किया और आखिर में HTTP और TCP/IP जैसे ज़रूरी प्रोटोकॉल्स का क्या रोल है वो भी समझा। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए, जैसे जैसे 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे हम IoT कहते हैं, हमारी कार से लेकर फ्रिज तक सब कुछ ऑनलाइन कनेक्ट कर रहा है, आपको क्या लगता है फ्यूचर में हमारी सोसाइटी को किस तरह के नए प्रोटोकॉल्स या नए रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी? इसके बारे में सोचना ज़रूर। अगर आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम रिसोर्सेज जैसे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पिन कॉमेंट में दिया हुआ है। और अगर आपको और चैप्टर्स का रिविजन चाहिए तो चैनल को फॉलो ज़रूर करें। सोचो एग्जाम में एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आता है और आपको समझ ही नहीं आता कि कोड स्टार्ट कहां से करें। ये डर बहुत कॉमन है। तो इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम कंप्यूटर साइंस को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम प्रोजेक्ट बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिटेल में कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक और कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ। और हाँ, अगर आपको इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स और नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पिन्ड कमेंट में दिया हुआ है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन देखकर हम एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि इतना सब कुछ एक साथ कैसे कोड करें, पहली लाइन क्या होगी, लॉजिक कैसे बनेगा। तो आज हम इसी स्टार्ट कहां से करें वाले सवाल का आंसर ढूंढेंगे। ओके, तो ये है आज का हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी समझेंगे, फिर एक बोर्ड लेवल क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके उसका कोड बिल्कुल लाइन बाय लाइन डिकोड करेंगे। उसके बाद हम कॉमन लॉजिक पैटर्न्स और मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे और फाइनली सब कुछ अच्छे से रिकैप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 1, द स्ट्रैटेजी। देखो, डायरेक्ट कोड लिखने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि बड़े प्रॉब्लम्स को अप्रोच कैसे किया जाता है। ये बेसिकली हमारा गेम प्लान है। ये कोड बिल्कुल परफेक्ट बैठता है यहाँ पे। इसका मतलब है कि सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है, उस आइडिया को एक्शन में लाना, उसको बनाना ज़रूरी है। एग्जाम में जो प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, वो आपसे यही एक्सपेक्ट करता है कि आप एक प्रॉब्लम को समझकर उसका एक वर्किंग सोल्यूशन यानी कि कोड बनाकर दिखाएं। तो हमारी स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मॉड्यूलर अप्रोच। इसको अच्छे से समझ लो। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को देखकर डरना बिल्कुल नहीं है। उसे छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में यानी मॉड्यूल्स में तोड़ दो। जैसे एक बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए पहले फाउंडेशन बनती है, फिर वॉल्स, फिर रूफ, वैसे ही कोडिंग में हम प्रॉब्लम को मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। और ये 5 स्टेप्स हमारे मॉड्यूलर अप्रोच को गाइड करते हैं।
एग्जाम हॉल में इसको कैसे सोचना है? पहले प्रोजेक्ट को समझो कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है। फिर प्लान बनाओ कि इसमें क्या क्या मॉड्यूल्स हो सकते हैं। फिर अपने टाइम को मैनेज करो, अपने लॉजिक को बार बार चेक करते रहो और फाइनली देखो कि आउटपुट सही आ रहा है या नहीं। चलिए, बहुत हो गई थियरी, अब इस स्ट्रैटेजी को एक्शन में देखते हैं। सेक्शन 2 में हम एक रियल बोर्ड लेवल क्वेश्चन लेंगे, रेस्टोरेंट ऑटोमेशन प्रोजेक्ट, और उससे मॉड्यूलर अप्रोच से सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। एक रेस्टोरेंट है स्टे हेल्दी। हमें उसके लिए एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें कस्टमर अपने ऑर्डर दे सकें और प्रोग्राम उनका फाइनल बिल कैलकुलेट करके दे। बेसिकली हमें एक डिजिटल कैशियर बनाना है। ये है हमारे रेस्टोरेंट का मेन्यू। हर आइटम का एक कोड है, एक नाम है और एक प्राइस। हमारा प्रोग्राम इसी मेन्यू को यूज करेगा बिल कैलकुलेट करने के लिए। अब देखो, मॉड्यूलर अप्रोच यूज करते हुए आज हम इस पूरे प्रोजेक्ट का सिर्फ एक मॉड्यूल बनाएंगे, बिल कैलकुलेशन। पूरा प्रोजेक्ट एक साथ नहीं, स्टेप बाय स्टेप। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, सेक्शन 3 पाइथन कोड। हम इस मॉड्यूल का कोड लिखेंगे और मैं आपको हर एक लाइन का मतलब समझाऊंगा, बिल्कुल वैसे जैसे हम क्लासरूम में बोर्ड पर कोड लिखते और समझते हैं। ये है हमारा पूरा कोड। देखकर बिल्कुल घबराना नहीं है। अब हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर लाइन बाय लाइन समझेंगे। रेडी? चलिए शुरू करते हैं पहली लाइन से। देखिए, सबसे पहले हम प्रोग्राम के लिए जरूरी चीजें सेटअप कर रहे हैं। इसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। लाइन 1 में हमने एक डिक्शनरी बनाई है, मेन्यू। इसमें की है आइटम कोड और वैल्यू है उसका प्राइस। डिक्शनरी यहां परफेक्ट है क्योंकि हम कोड से प्राइस डायरेक्ट तेजी से निकाल सकते हैं। लाइन 2 में टोटल बिल को 0 से स्टार्ट किया है। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई ऑर्डर नहीं हुआ है। ये एक अक्यूमुलेटर वेरिएबल है जो हर ऑर्डर के साथ बिल को जोड़ता रहेगा। और लाइन 3 में ऑर्डर समरी एक खाली लिस्ट है। इसमें हम स्टोर करेंगे कि कस्टमर ने क्या क्या और कितना ऑर्डर किया। अब आते हैं लूप पर। वाइल ट्रू इसका मतलब है कि एक इनफाइनाइट लूप है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम इसे मैन्युअली रोके ना। ऐसा क्यों? सिंपल, क्योंकि एक कस्टमर एक से ज्यादा आइटम ऑर्डर कर सकता है ना? तो हम यूजर से बार बार इनपुट लेंगे आइटम कोड का। अगर यूजर 0 एंटर करता है तो इफ कोड इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ब्रेक स्टेटमेंट इस लूप को तोड़ देगा, यानी ऑर्डर लेना बंद कर देगा। ये यूजर से इनपुट रोकने का एक बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है। अब यहां हमारा असली लॉजिक यानी कोर लॉजिक आता है। हम चेक कर रहे हैं इफ कोड इन मेन्यू। इसका मतलब जो कोड यूजर ने डाला है क्या वो हमारी मेन्यू डिक्शनरी में है भी या नहीं। अगर है तो हम उससे क्वांटिटी पूछते हैं। फिर टोटल अंडरस्कोर बिल इक्वल्स टू मेन्यू कोड इनटू क्यूटी। इस लाइन को ध्यान से समझो। इसका मतलब है टोटल अंडरस्कोर बिल इक्वल्स टू टोटल अंडरस्कोर बिल प्लस प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस कहां से आ रहा है? मेन्यू कोड से। और आखिर में हम ऑर्डर समरी लिस्ट में आइटम कोड और क्वांटिटी को अपेंड कर रहे हैं। इससे हमें बाद में याद रहेगा कि क्या क्या ऑर्डर हुआ था। चलिए अब इसका एक ड्राई रन करते हैं। सोचो आप कस्टमर हैं। स्टेप 1, आपने इनपुट किया कोड 102 पिज्जा और क्वांटिटी 2। तो टोटल बिल हो जाएगा 0 + 250 × 2 यानी 500। और ऑर्डर समरी लिस्ट में 1022 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब लूप फिर से चला। स्टेप 2, आपने इनपुट किया 103 कोल्ड ड्रिंक और क्वांटिटी 1। अब टोटल बिल हो जाएगा 500 + 70 × 1 यानी 570। और ऑर्डर समरी अपडेट होकर 102 103 1 हो जाएगी। स्टेप 3, आपने 0 एंटर किया, कंडीशन ट्रू हुई और लूप ब्रेक हो गया। तो हमारा फाइनल टोटल बिल है 570। ऐसे हर स्टेप पर वेरिएबल्स अपडेट हो रहे हैं। लूप खत्म होने के बाद अब बारी है बिल प्रिंट करने की। पहले हमने एक सिंपल हेडिंग प्रिंट की, फिर ऑर्डर समरी लिस्ट पर एक फॉर लूप चलाया। ये लूप लिस्ट के अंदर स्टोर किए गए हर ऑर्डर के लिए चलेगा और हर ऑर्डर के लिए हम एक फॉर्मेटेड लाइन प्रिंट कर रहे हैं जिसमें आइटम कोड, क्वांटिटी और उस आइटम का टोटल प्राइस, मेन्यू आइटम इनटू क्यूटी है। बिल्कुल लास्ट में लूप के बाहर हम फाइनल टोटल बिल प्रिंट कर देते हैं और बस हो गया हमारा मॉड्यूल। अगर ये कोड और ड्राई रन आपको बिल्कुल क्लियर लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, इससे और स्टूडेंट्स तक ये पहुंच पाएगा। तो हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अब आते हैं सेक्शन 4 पर। इसमें हम समझेंगे कि इस प्रॉब्लम से जो लॉजिक सीखा है वो दूसरे क्वेश्चंस में कैसे काम आएगा। कोडिंग में कॉमन पैटर्न्स को पहचानना बहुत जरूरी है। देखो, ये लॉजिक के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इन्हें हमेशा याद रखो। अगर क्वेश्चन में टोटल या सम निकालना है तो हमेशा एक एक्यूमुलेटर वेरिएबल यूज होगा, जैसे हमने टोटल अंडरस्कोर बिल इक्वल्स टू 0 किया। अगर कुछ काउंट करना है तो एक काउंटर काउंट इक्वल्स टू 0 बनाकर काउंट प्लस प्लस करते हैं। अगर यूजर से मल्टीपल इनपुट्स लेने हैं तो वाइल लूप बेस्ट है। डेटा को स्टोर करने के लिए लिस्ट या डिक्शनरी,
और डिसीजंस लेने के लिए इफ एल्स। ये पैटर्न्स हर प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन में घूम फिरकर रिपीट होते ही हैं। अगर आपको ऐसे ही कोडिंग कॉन्सेप्ट सिंपल वे में समझने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बोर्ड्स के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 5 एक बहुत ही क्रूशियल सेक्शन, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। लॉजिक आने के बाद भी स्टूडेंट्स ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिससे उनके मार्क्स बेवजह कट जाते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन, इंडेंटेशन एरर। पाइथन में स्पेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल और इफ के अंदर जो कोड है वो हमेशा थोड़ा आगे से स्टार्ट होना चाहिए, नहीं तो प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। दूसरा, इन्फिनिट लूप। अगर आप ब्रेक कंडीशन लगाना भूल गए तो आपका प्रोग्राम कभी रुकेगा ही नहीं। तीसरा, रॉन्ग कंडीशन। सोचो, अगर हम इफ कोड इन मेन्यू चेक ना करते और यूजर कोई गलत कोड डाल देता तो हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाता। और चौथा, डेटा टाइप मिसमैच। हमेशा याद रखो, इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग देता है, उसे नंबर की तरह यूज करने के लिए इंट में कन्वर्ट करना जरूरी है। ओके, तो अब हम अपने फाइनल सेक्शन पर हैं, सेक्शन 6 रीकैप। चलिए जल्दी से एक बार समराइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं। तो आज की सबसे बड़ी सीख यानी द की टेक अवे ये है मॉड्यूलर अप्रोच। एक बड़े पहाड़ पर चढ़ने के लिए हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक बड़े प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए उसे छोटे छोटे मॉड्यूल्स में तोड़ो। एक मॉड्यूल को परफेक्ट करो, फिर दूसरे पर जाओ। इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और प्रॉब्लम आसान लगती है। और ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है। जो लॉजिक हमने आज सीखा, एक्यूमुलेटर, लूप्स, डेटा स्टोरेज, यही सेम टू सेम लॉजिक अमेज़न के शॉपिंग कार्ट में, आपके स्कूल के लाइब्रेरी सिस्टम में या ऑनलाइन अटेंडेंस ट्रैकर्स जैसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में यूज होता है। तो आप जो सीख रहे हैं वो बहुत पावरफुल है। अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज। सोचो, हमने कस्टमर का बिलिंग मॉड्यूल बनाया। क्या आप इस कोड को आगे बढ़ाकर एक नया मॉड्यूल बना सकते हो? एक मैनेजर लॉगिन मॉड्यूल, जिसमें मैनेजर लॉगिन करके रेस्टोरेंट का मेन्यू यानी आइटम्स और उनके प्राइसेस को ऐड या अपडेट कर सकें। सिर्फ इसके बारे में सोचना, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और भी डेवलप होगी। तो इस लेक्चर में हमने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स, पाइथन कोड का सिंटैक्स और एक कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को अच्छे से क्लियर कर लिया है। अगर आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम रिसोर्सेज जैसे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक पिंड कमेंट में दिया हुआ है। और अगर आपको बाकी चैप्टर्स का भी रिवीजन चाहिए तो चैनल को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप कोडिंग। सोचो एग्जाम में एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है और आपको सारे पॉइंट्स याद ही नहीं आ रहे, बस कीवर्ड्स पता हैं, लेकिन एक्सप्लेन कैसे करें उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। तो इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम कंप्यूटर साइंस को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल चैप्टर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स डिटेल में कवर करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे पिंड कमेंट में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम नेटवर्क सिक्योरिटी से स्टार्ट करेंगे, फिर मालवेयर और उसके अलग अलग टाइप्स को समझेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम एंटीवायरस, फायरवॉल और सेफ ब्राउजिंग प्रैक्टिसेस को डिस्कस करेंगे, और एंड में बोर्ड एग्जाम के लिए एक क्विक सा रीकैप भी करेंगे। तो सबसे पहले नेटवर्क सिक्योरिटी। देखो, आज की कनेक्टेड दुनिया में हमारा हर डिवाइस इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, राइट? इसका मतलब ये है कि हमारा डेटा हमेशा एक डिजिटल बैटलफील्ड में रहता है, जहां अलग अलग थ्रेट्स होते हैं। तो नेटवर्क सिक्योरिटी का सीधा सा मतलब है इन्हीं थ्रेट्स से अपने सिस्टम और अपने डेटा को बचाना। अब आते हैं इस डिजिटल बैटलफील्ड के मेन विलन्स पर, यानी मैलवेयर। ये वो दुश्मन है जिसके बारे में हर कंप्यूटर यूजर को पता होना ही चाहिए। तो मैलवेयर आखिर है क्या? इसका फुल फॉर्म है मलिशियस सॉफ्टवेयर। बेसिकली ये कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे इस इरादे से बनाया गया है कि वो आपके कंप्यूटर को डैमेज करे, आपका डेटा चोरी करे या आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। ये एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब इसके अंदर वायरस, वर्म्स, ट्रोजन जैसे बहुत से अलग अलग थ्रेट्स आते हैं। इसका एक बहुत डेंजरस टाइप है रैंसमवेयर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रैंसम मतलब फिरौती। ये मैलवेयर आपके इंपॉर्टेंट फाइल्स को एनक्रिप्ट या लॉक कर देता है और फिर आपसे पैसे मांगता है उन्हें अनलॉक करने के लिए। इसका एक फेमस एग्जाम्पल है WannaCry रैंसमवेयर, जिसने दुनिया भर में हजारों कंप्यूटर्स को टारगेट किया था। सोचो इसका इम्पैक्ट कितना सीरियस हो सकता है अगर किसी हॉस्पिटल का डेटा लॉक हो जाए या किसी कंपनी का सारा काम ही रुक जाए। अब एक और इम्पोर्टेंट मैलवेयर ट्रोजन को समझने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। बहुत साल पहले एंशिएंट ग्रीस में ग्रीक्स ट्रॉय शहर पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने एक बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा बनाया और उसे गिफ्ट के तौर पर ट्रॉय शहर के बाहर छोड़ दिया। ट्रॉय के लोगों को लगा कि ये जीत का सिंबल है और वो उसे खुशी खुशी शहर के अंदर ले आए। फिर रात में उस घोड़े के अंदर छुपे हुए सोल्जर्स बाहर निकले और उन्होंने ट्रॉय पर कब्जा कर लिया।
तो बिल्कुल उसी लकड़ी के घोड़े की तरह कंप्यूटर ट्रोजन काम करता है। ये एक ऐसा मैलवेयर है जो दिखने में एक लेजिटिमेट, एक यूजफुल सॉफ्टवेयर लगेगा, जैसे कोई गेम हो या कोई यूटिलिटी प्रोग्राम। आप उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो और उसके बाद वो पर्दे के पीछे से आपके सिस्टम को डैमेज करना शुरू कर देता है। एक बहुत क्रूशल पॉइंट याद रखना, ट्रोजन वायरस की तरह खुद से रेप्लिकेट नहीं होता। इसे पहलने के लिए यूजर का इंटरैक्शन जरूरी है। कुछ और मैलवेयर टाइप्स को जल्दी से देख लेते हैं। पहला है स्पाईवेयर, जैसा नाम है वैसा काम। ये आपकी जासूसी करता है, आपकी ब्राउजिंग हैबिट्स और पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। फिर है एडवेयर, जो आपको अनवांटेड अनोइंग पॉपअप एड्स दिखाता है। और की लॉगर्स बहुत खतरनाक होते हैं। ये आपके कीबोर्ड पर प्रेस की गई हर की को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे आपके पासवर्ड्स और बैंक डिटेल्स भी लीक हो सकती हैं। इसी से बचने के लिए आपने देखा होगा बैंक वेबसाइट्स पर वर्चुअल कीबोर्ड का ऑप्शन होता है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, इससे और स्टूडेंट्स तक ये पहुंच पाएगा। चलो अब आते हैं सेक्शन 3 पर। ये बोर्ड एग्जाम का एक पेड क्वेश्चन है। वायरस, वर्म और ट्रोजन के बीच में डिफरेंस क्या है? इसको बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले वायरस और वर्म का कोर डिफरेंस समझो। एक वायरस को फैलने के लिए एक होस्ट फाइल चाहिए होती है। जैसे एक बायोलॉजिकल वायरस को जिंदा रहने के लिए एक बॉडी चाहिए। ये किसी प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट या एग्जीक्यूटेबल फाइल से जुड़ जाता है और ये तभी फैलेगा जब आप उस इन्फेक्टेड फाइल को ओपन करोगे, यानी ह्यूमन एक्शन जरूरी है। दूसरी तरफ वर्म एक स्टैंडअलोन प्रोग्राम है, उसे किसी होस्ट की जरूरत नहीं होती। सोचो ये एक अफवाह यानी र्यूमर की तरह है, जो नेटवर्क पर अपने आप बिना किसी ह्यूमन एक्शन के बहुत तेजी से फैल जाता है। ओके, तो ये टेबल पूरे कंपैरिजन को समराइज करता है। ये आपके 3 मार्क्स पक्के कर सकता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, पहला पॉइंट है रेप्लिकेशन। वायरस और वर्म दोनों सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, मतलब अपनी कॉपीज बनाते हैं, लेकिन ट्रोजन नहीं करता। दूसरा होस्ट, वायरस को होस्ट चाहिए, वर्म और ट्रोजन स्टैंडअलोन है। और तीसरा स्प्रेडिंग, वायरस को ह्यूमन एक्शन चाहिए, वर्म नेटवर्क के थ्रू ऑटोमेटिकली फैलता है और ट्रोजन यूजर को धोखा देकर यानी ट्रिकरी से फैलाया जाता है। अगर ये लॉजिक समझ आ गया है तो ऑनेस्टली आपकी सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग हो रही हैं। इसी तरह कंटिन्यू रखो। अब जब हमने दुश्मनों को पहचान लिया है तो अब बात करते हैं अपने डिफेंस सिस्टम की। ये हैं हमारे डिजिटल हीरोज, एंटीवायरस और फायरवॉल्स। तो सवाल ये है कि आखिर इन सब डिजिटल दुश्मनों से बचें कैसे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले एंटीवायरस। देखो, इसका नाम एंटीवायरस है, लेकिन ये सिर्फ वायरस से नहीं लड़ता। ये एक कंप्लीट एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर है जो हर तरह के थ्रेट्स, चाहे वो वायरसेस हों, वर्म्स, ट्रोजन्स या स्पाईवेयर, सबको प्रिवेंट, डिटेक्ट और रिमूव करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो एंटीवायरस काम कैसे करता है? इसके पास कुछ डिटेक्टिव जैसी टेक्निक्स हैं। पहला है सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन। हर मैलवेयर का एक यूनिक कोड पैटर्न होता है जिसे सिग्नेचर कहते हैं। एंटीवायरस अपने डेटाबेस में इस सिग्नेचर को मैच करके उसे पकड़ता है। दूसरा है सैंडबॉक्स डिटेक्शन। अगर कोई फाइल सस्पिशियस लगती है तो एंटीवायरस उसे एक सेफ, आइसोलेटेड वर्चुअल एनवायरनमेंट में रन करके देखता है कि वो क्या कर रही है। तीसरा है ह्यूरिस्टिक्स। ये प्रोग्राम के बिहेवियर को एनालाइज करके पता लगाता है कि वो मैलिशियस है या नहीं। और चौथा है रियल टाइम प्रोटेक्शन, जो बैकग्राउंड में 24/7 आपके सिस्टम को मॉनिटर करता रहता है। अगर आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट सिंपल वे में समझने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बोर्ड्स के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। हमारा अगला हीरो है फायरवॉल। इस डायग्राम को देखो। फायरवॉल आपकी कंप्यूटर यानी आपकी लोकल एरिया नेटवर्क लैन और बाहर की इंटरनेट यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क वैन के बीच में एक सिक्योरिटी गार्ड या चौकीदार की तरह खड़ा है। इसका काम है हर आने वाले और जाने वाले डेटा ट्रैफिक को चेक करना। तो फायरवॉल का काम क्या है? ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो हार्डवेयर में भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर में भी। ये प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स के बेसिस पर सारे इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर और कंट्रोल करता है। अगर कोई डेटा पैकेट उसके रूल्स को फॉलो नहीं करता या सस्पिशियस लगता है तो फायरवॉल उसे वहीं ब्लॉक कर देता है। सिंपल भाषा में ये अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। अब आते हैं डेली लाइफ की सिक्योरिटी पर। हम सब रोज इंटरनेट ब्राउज करते हैं, तो सेफ ब्राउजिंग के लिए कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है HTTPS। चलो इसे देखते हैं। जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हो तो एड्रेस बार में HTTP या HTTPS लिखा होता है। HTTP में S नहीं है, मतलब सिक्योर नहीं है। यहाँ डेटा प्लेन टेक्स्ट में ट्रैवल करता है जिसे कोई भी हैकर आसानी से पढ़ सकता है। इसीलिए बैंकिंग या शॉपिंग वेबसाइट्स कभी HTTP यूज नहीं करती, वो यूज करती हैं HTTPS, जहाँ S का मतलब है सिक्योर।
यहाँ आपका डेटा भेजने से पहले एन्क्रिप्ट हो जाता है, जिससे कोई और नहीं पढ़ सकता। हमेशा ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त एड्रेस बार में उस लॉक आइकन और HTTPS को जरूर चेक करना। चलिए अब जल्दी से सब कुछ रिकैप करते हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ फाइनल इंपॉर्टेंट टिप्स देखते हैं। ये 5 गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखो। पहला, एक अच्छा एंटीवायरस यूज करो और उसे रेगुलर अपडेट करते रहो। दूसरा, कभी भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज मत करो, उनमें अक्सर मैलवेयर छुपा होता है। तीसरा, अनजान ईमेल्स में आए लिंक्स पर कभी क्लिक मत करो। चौथा, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे पासवर्ड या बैंक डिटेल्स एंटर करने से पहले हमेशा HTTPS चेक करो। और पांचवां, किसी भी पेन ड्राइव को यूज करने से पहले उसे जरूर स्कैन करो। और आखिर में ये कोट क्लिफर्ड स्टोल कहते हैं, अपने पासवर्ड को अपने टूथब्रश की तरह ट्रीट करो, किसी और को यूज मत करने दो और हर 6 महीने में एक नया ले लो। ये पासवर्ड हाइजीन का सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल रूल है। तो इस लेक्चर में हमने सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं। अगर आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम रिसोर्सेज जैसे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पिन कमेंट में दिया हुआ है। और अगर आपको और चैप्टर्स का रिवीजन चाहिए तो चैनल को फॉलो जरूर